lovely buddies, a very, very warm welcome to you all on this amazing platform. I, Pooja Sharma, welcome you here as well as I know that this is the high time जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि बस एक ऐसा कुछ हमें सोल्यूशन मिल जाए जिसके अंदर हमें सब कुछ याद हो जाए, हमें स्टोरी पता हो जाए, हमें उसकी थीम के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल जाए. बिल्कुल, दिस इज द क्लास फॉर दैट सोल्यूशन. इट इज द एंड पार्ट जहाँ पे आपको एक ही क्लास में उस चैप्टर की समरी, उस चैप्टर के PYQs जो पूछे गए हैं, उस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में, यानी ऑल इन ऑल यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इन दिस सेशन. सो ये सेशन फुली डेडिकेटेड है आपके लिए और आपके एग्जाम्स के लिए. आपके बोर्ड्स में एक भी नंबर कट नहीं होने देगा ये सेशन. और ये सेशन पहले ही बता देती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन आवर फर्स्ट बुक ओनली, दैट इज फ्लैमिंगो. ये जो फ्लैमिंगो बुक है हमारी, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है. देखिए, अगर आप जाते हैं प्रीवियस ईयर के सिलेबस पे तो उसमें आपको बाकी सारे चैप्टर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने अगर लेटेस्ट और जो रिवाइज सिलेबस है उसे देखा है तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स वहां पे दिखाई देंगे. एंड यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस एंड यू मस्ट नो द समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स. सो यहाँ पे फ्लैमिंगो की पूरी बुक है आपके लिए, उसके सारे चैप्टर्स, उन सारे चैप्टर्स का यहाँ वन शॉट करवाऊंगी मैं विदाउट एनी टेक. पूरा रिवीजन होगा. कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होंगे उसमें? द लास्ट लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, Lost Spring, Deep Water, The Rat Trap, Indigo, then Poets and Pancakes, The Interview, Going Places. All the chapters, उन सबका चैप्टर का वन शॉट इसी क्लास में होगा. as well as we are going to do PYQs. हम यहाँ पे उसके PYQs भी करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशंस भी होंगे यहाँ पे. So what you have to do now, अब आपको क्या करना है? Only just sit with your weapons. What are your weapons? Weapons are notebook and pen. आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए. जहां पे आपको लगता है मुझे यहाँ फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है, ये कीवर्ड लिखने की जरूरत है, या ये क्वेश्चन को मुझे लिख लेना चाहिए, यू कैन डू दैट. ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट, एज आई ऑलवेज मेक अ रिक्वेस्ट फॉर यू कि आपके लिए ये वन शॉट सोल्यूशन हो सकता है, ये 2 आवर्स तक चले या उससे ज्यादा भी हो सकता है. इट डजंट मैटर टू मी एंड इट शुड नॉट मैटर टू यू एज वेल. मैं यहाँ पूरे एफर्ट्स दे रही हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें खुद के लिए करना है. लाइफ में अपने लिए सबसे ज्यादा सबसे पहले करना चाहिए. जहां पे सेल्फिश होनी है तो वहां सेल्फिश इसीलिए होना है क्योंकि आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर्स लेके आने. बेटा, यू आर इन क्लास 12th एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि क्लास 12th जो है यही आपका बेंचमार्क है. यहां आपने अच्छे नंबर्स प्राप्त कर लिए. इफ यू हैव ग्रैब्ड गुड मार्क्स हियर, देन व्हाट कैन हैपन? देन ओनली यू विल गेट द बेस्ट यूनिवर्सिटी. देन ओनली यू विल गेट टू गो एंड एक्सपोज योरसेल्फ. एक्सपोजर चाहिए है लाइफ में. अगर आपको चाहिए कि आप बेस्ट जो यूनिवर्सिटीज है जहां से आपको मतलब बेस्ट ही एजुकेशन मिले, तो आपके लिए 12th बोर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड इन दिस 12th बोर्ड मैं आपको बता देती हूँ, यू कैन इवन आस्क जो सीनियर्स है आपके, उनसे भी पूछ सकते हो कि इंग्लिश के मार्क्स कितने मैटर करते हैं. मैं बार बार बताती हूँ ये चीज को, लेकिन अब ये आपके ऊपर है आपको कितना इसे समझना है. और क्या जस्ट एक दिन पहले ही पढ़ना है एग्जाम के, या फिर यू कैन गो बाय 2-3 टाइम्स. आप इसे 2-3 टाइम्स देख लीजिए और साथ ही साथ में अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन एंड व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको मेरी एनर्जी पूरे टाइम तक ऐसी ही चाहिए, अगर आपको चाहिए कि यस मैम ये बुक के साथ साथ में नेक्स्ट बुक भी लेके आओ, फिर पोएम्स भी लेके आओ, पोएटिक डिवाइसेस भी कराओ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी कराओ, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू एज आई हैव बीन गोइंग थ्रू दिस ऑल फॉर यू ऑलवेज. तो आज भी मैं ले आई हूं, बट आपको करना है शेयर एंड लाइक फॉर दिस सेशन. ओके, एज मच एज यू कैन शेयर इट, आपको शेयर करना है, लाइक भी करना है. एंड लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड यू नो वेरी वेल द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन. जब हम लास्ट लेसन की बात करते हैं, जो ये लास्ट लेसन हमारा चैप्टर है, इसकी मेन कैरेक्टर्स याद रख लेना. देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स. यहां मैं स्टार्ट कर रही हूं वेरी फर्स्ट पार्ट एंड दैट फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द लास्ट लेसन. उसमें कैरेक्टर्स बता रही हूं. मेन कैरेक्टर कौन है? मिस्टर हैमिल है यहाँ पे और फ्रेंड्स है. अगर हम मिस्टर हैमिल की बात करते हैं तो वो कौन है? ही इज अ फ्रेंच टीचर. वो क्या पढ़ाते हैं? फ्रेंच पढ़ाते हैं. और फ्रेंड्स कौन है? वो एक स्टूडेंट है. सो बेसिकली इनके ही सराउंड में चलती है पूरी ये स्टोरी. बट ये स्टोरी का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि ये स्टोरी कहाँ के टाइम की है, कब के टाइम की है,
एवरीथिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बैकग्राउंड की। होल स्टोरी है इज अबाउट लास्ट डे ऑफ फ्रांस टीचर, फ्रांस का जो टीचर है, दैट मीन्स जो फ्रेंच पढ़ाता है, उनको जो फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर है, उनका ये लास्ट डे है। इसके ये टाइम पीरियड क्या है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड की बात है, 1870s की बात है। ये 1870s की वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड की बात है, जब फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रहा था। कौन सा वॉर? फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था। यहाँ जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो मैं आपके लिए ब्रैकेट्स में लिख रही हूं या आपके लिए हाईलाइट करके अलग से उसको एरो बना करके लिख रही हूं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं पता चल रही हो सकता है कि आप लोगों के विजुअल्स बन जाते हो। जैसे मैंने एक बार ऐसा किया तो मेरे दिमाग में ये छप चुका है कि यस मैंने 1870 को इस तरीके से किया था, फिर उसकी जस्ट नीचे ही मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैंको प्रूशियन वॉर लिखा हुआ, ये मेरे दिमाग में छपा हुआ है ना। और यही अगर आपके पास में भी यही है कैपेबिलिटीज कि आप भी छाप ले तो एक बार देखा और दिमाग में हो जाता है, ये आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है। बिकॉज जब एग्जाम में आप लिखोगे तब आपके ये कीवर्ड्स ही, क्योंकि आंसर लिखना जो है उसके लिए आपको लिखना आना जरूरी नहीं है, आपको उसको प्रेजेंट करना आना जरूर। देखो इंग्लिश सब कोई बोल सकता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन जो है, मैं वहां की बात करती हूँ, एक बार थोड़ा सा वक्त लूंगी आपका। आई टेक अ मोमेंट ऑफ यू एंड आई आस्क यू। बचपन से ही आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, आप बोलते हो माय नेम इज दिस, व्हाट इज योर फादर्स नेम, गिव योर इंट्रोडक्शन। ये बचपन से सीखते हैं। फिर जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम वापस इंट्रोडक्शन देना क्यों सीखते हैं? जब जॉब के लिए या फिर आपको जब काउंसलिंग में जाना होता है, आपके जैसे 12th के बाद में आपकी कॉलेजेस का जब होगा काउंसलिंग वाला पार्ट, तब आप इंट्रोडक्शन देना क्यों, आप उस वक्त फिर से क्यों प्रैक्टिस करते हो? बचपन से ही करते आ रहे हो, वही बोल देना। नहीं बोल सकते ना, क्यों नहीं बोल सकते वो सारी चीजें? बिकॉज यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। बचपन में बोलते थे वो, तो अब आपको प्रेजेंट करना है। यही प्रेजेंटेशन वाली बात आ जाती है तुम्हारे आंसर्स में भी, कि यहां पे भी तुम्हें प्रेजेंट करना आना चाहिए। हाउ यू आर ग्रूमिंग योरसेल्फ, हाउ यू आर स्पीकिंग, और व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम बताना चाहते हो, जो सामने बैठा है आपके, जो आपका इंटरव्यूअर है, उसे क्या बताना चाहते हो, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स जो आपकी नजरों के सामने है और वो आप उनको भी शो करना चाहते हो, राइट? सो माय नेम इज, ये बोलते हैं हम, एंड देयर आर डिफरेंट वेज जिस तरीके से हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो क्यों नहीं आंसर्स लिखें, तब भी इस तरीके से प्रेजेंट करें कि बस ठक 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 पॉइंट्स दिखे, वही अंडरलाइन करके हम वहां पे ये पॉइंट्स लिखे, सो दैट एग्जामिनर भी देखे कि ओह माय गॉड, ठक 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 ठक। उनको ऐसे नहीं दे चाहिए होता है, उनको रामायण नहीं चाहिए होती है, वहां पे डिटेलिंग में आंसर नहीं चाहिए होती है, उनको चाहिए बच्चे ने जो पूछा है वही दिया है कि नहीं दिया। एंड दैट्स व्हाई वर्ड लिमिट की बात आती है, राइट? सो यहाँ पे इट वाज टाइम ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर और फ्रैंको जर्मन वॉर जिसे कहा जाता है। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया। प्रूशिया ने किसे डिफीट कर दिया था? फ्रांस को डिफीट कर दिया था। तो अब प्रूशिया ने जब फ्रांस को डिफीट कर दिया है तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे देयर वाज अ रूल इंप्लीमेंटेड हियर, और वो रूल था कि प्रूशिया के अंडर में आने वाली जितने भी जगह है, जितने भी प्लेसेस है, वहां पे जर्मनी नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां पे अब वहां पे जर्मनी पढ़ाई जाएगी, वहां पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। बिकॉज ये फ्रांस था पहले, तो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज चला करती थी, लेकिन अब ये प्रूशिया के अंदर आ चुका है, दैट मीन्स जर्मनी के अंदर आ चुका है, तो यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ये इसका इंपैक्ट पड़ा था। ओके, मूविंग अहेड, जर्मन की विक्ट्री हो गई, फिर उसके बाद में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, इसमें नेम ये दोनों बिल्कुल याद रखना है आपको, बाय हार्ट नेम लर्न रखने हैं आपको, दैट इज एलेस्क एंड लॉरेन। ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी। ओके, जर्मन जो लैंग्वेज है वो फोर्स की गई है और बोला गया है कि फ्रेंच के स्पीकर्स जो है, जो फ्रेंच बोलते हैं, वो जर्मन सीखेंगे, वो जर्मन लैंग्वेज को सीखेंगे। ऑर्डर क्रेम कहां से आता है? बर्लिन से आता है फॉर जर्मन लैंग्वेज, और बर्लिन जो है सबसे लार्जेस्ट सिटी ऑफ जर्मनी। बर्लिन क्या है पूछा जाए तो इट वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? बर्लिन है, ये याद रखना। ये सिर्फ बैकग्राउंड है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, क्योंकि जब एक्सट्रैक्ट पूछते हैं ना तो वो क्या करते हैं, 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट होता है, एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट होता है तुम्हारा। वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट में से ऐसे आ सकता है, जहां तुमने पढ़ा नहीं, तुमने जाना नहीं, तुम्हें एक बैकग्राउंड पता नहीं, तुम तो सीधे चल दिए कि हाँ वो फ्रेंच के टीचर थे और वो तो चल दिए ऐसे ऐसे। नहीं, मेन पॉइंट्स पे फोकस करो कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपने देखा था ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारा करने का वक्त अगर आपके पास नहीं है तो मैं करके लाई हूं ना आपके लिए, यहाँ पे मैं एनालिसिस करके लाई हूं तुम्हारे लिए। पूरा पार्ट तुम्हें बस सुनना है और राइट डाउन करना है, जो भी करना है, बट आपको एटलीस्ट उसे 3-2 टाइम्स रिवाइज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
फ्रेंड्स कौन है? फ्रेंड्स वो स्टूडेंट का नाम है। फ्रेंड्स कौन है? स्टूडेंट है। उसे स्कूल जाने से डर लग रहा है। व्हाई इज अफ्रेड टू गो टू स्कूल? बिकॉज उस दिन उसका एग्जाम होने वाला था। किसका? पार्टिसिपल्स का। पार्टिसिपल्स जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, ग्रामर की बात करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वैसे ही फ्रेंड्स की स्कूल में आज पार्टिसिपल्स का एग्जाम होने वाला था और उसने मतलब टेस्ट होने वाला था, उसने वो याद नहीं किए थे। सो ही वांट्स टू एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर। नाउ व्हाट ही लाइक्स टू डू, अगर उसे ये पसंद नहीं है, इसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो उसे क्या पसंद है? उसे नेचर में रहना पसंद है, उसे नेचर की ब्यूटी को ऑब्जॉर्व करना पसंद है, उसे सनशाइन पसंद है, उसे बर्ड की चर्पिंग पसंद है, ये सारी चीजें उसे पसंद है। इन द वुड्स, मतलब वुड्स ये फॉरेस्ट के लिए होता है, वुड्स मतलब फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अब प्रूशियन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे थे उसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को क्या किया? उस टेम्पटेशन से दूर रखा, ओवरकम किया। उसने अपने आप को टेम्प्ट होने नहीं दिया, क्योंकि वहां पे जब प्रूशियन सोल्जर्स है वो क्या कर रहे थे? ड्रिल के लिए तैयारी कर रहे थे, तब वो उसको टेम्प्ट कर रही थी। स्टैंपिंग जो आवाज आ रही थी वो उसको बहुत लुभा रही थी, बट उसने अपने आप को स्टॉप किया एंड वो आगे बढ़ता है जहां पे एक जगह आती है जहां पे बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। नाउ ये जो बुलेटिन बोर्ड है ना बच्चा लोग, ये किसके लिए? ये फेमस है कि यहाँ पे बैड न्यूज ही आती है। इस बुलेटिन बोर्ड पे आज तक फ्रांस ने तो बैड न्यूज ही देखी थी, जैसे वॉर की बैड न्यूज आई थी, है ना, बैड न्यूज आई थी किसकी? लॉस्ट बैटल्स की, कि हम लोग जैसे फ्रांस के लोग जो है वो फ्रेंच के लोग जो है, सॉरी, फ्रांस के लोग जो है वो उन्होंने जैसे एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ पे वॉर जो था वो उसकी बैटल जो है वो छोड़ दी मतलब कि उनके बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आ चुका था जहां पर कि हार माननी पड़ गई थी उन्हें, राइट। सो ये भी कहाँ न्यूज आई थी? उस बुलेटिन बोर्ड पे। ड्राफ्ट्स भी कहाँ आते हैं? ऑर्डर्स भी आते हैं, जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स आते हैं वो भी इस बुलेटिन बोर्ड पे आए थे। और वहां पे ही आज एक और ऑर्डर आया था, एंड दैट ऑर्डर वाज अबाउट लैंग्वेज, that they have to stop teaching them French language and instead of that उनको ऊपर impose किया जाएगा German language, ठीक है। The changes he noticed in the school, then वो स्कूल पहुंचता है, बुलेटिन बोर्ड वाली जगह से क्रॉस होकर स्कूल पहुंचता है, तो स्कूल में देखता है कि मिस्टर हैमल बहुत रेडी होकर के आए हैं और आज स्कूल में मतलब ज्यादा हलचल नहीं है, न्यूसेंस क्रिएट नहीं हुआ है, एवरीथिंग वाज साइलेंस देयर। और इवन बैक बेंचर्स जो होते हैं, यानी कि क्लास की लास्ट वाली जो बेंचेस है वहां पे विलेजर्स भी बैठे हैं। ये सारी चीजें किसे दिखाई देती है? ये सारी चीजें नोटिस करता है फ्रेंड्स। इंस्टेड ऑफ नॉइसी क्लासरूम, मैंने ये बता दिया, क्वाइट था एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे को शांत रहती है स्कूल, कोई हलचल नहीं होती, वैसे एकदम शांत थी स्कूल। ओके, टीचर डज नॉट स्कोल्ड हिम एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिज सीट। और इवन मिस्टर हैमिल ने उसको डांटा नहीं कि व्हाई यू आर सो लेट, उन्होंने कहा जाओ बैठ जाइए, सीट पर बैठ जाइए। टीचर ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट, के टीचर ने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी हुई थी उस दिन। विलेजर्स वर ऑक्यूपाइंग एट द लास्ट बेंचेस, मैंने बता दिया विलेजर्स कहां बैठे थे? लास्ट बेंचेस पे बैठे थे। टू पे ट्रिब्यूट टू मिस्टर हैमिल, अब आया समझ में, उन्होंने मिस्टर हैमिल ने 40 इयर्स तक वहां पे सिंसियर सर्विसेज दी थी और इसीलिए वो सब जने जो विलेजर्स है वो वहां बैठे थे। दे वर सिटिंग देयर जस्ट टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद फ्रांस, ओके। एंड Now, Mr. Hamill, he was making the announcement that ये जो है ये उनका लास्ट फ्रेंच का लेसन है, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया that what was put up on the bulletin board, उन्हें ये पता चल गया था कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या न्यूज आ चुकी है और उन्होंने कहा आज मेरा ये लास्ट लेसन है। फ्रेंच को रियलाइज होता है कि he does not know his own mother tongue। अब उस वक्त फ्रेंच सोच लेता है, उसको लगता है दिमाग में कि अरे उसको तो अपनी मदर टंग ही नहीं पता है, उसे अपनी मातृभाषा नहीं पता है। मेरे को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आप ना इंग्लिश ज़्यादा बोलते हो, ये करते हो, आपको हिंदी बोलनी चाहिए। मुझे हिंदी भी उतनी ही आती है जितनी मुझे मारवाड़ी आती है और जितनी मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है। ये मेरा पैशन है, ये मुझे अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट है। किसी को पंजाबी सॉन्ग सुनने का इंटरेस्ट है तो तुम्हें उसे रोक देते हो क्या? उनमें से तुम भी हो जो तुम पंजाबी सॉन्ग सुनते हो ज़्यादा बजाय कि अपनी लैंग्वेज के सॉन्ग सुनने के, है ना। तो ये इंटरेस्ट लेवल है, इससे आप किसी को उस चीज़ पे मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि तुम ऐसे हो या तुम तो उस लैंग्वेज को नहीं। आपको लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए और आपको उस लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस भी पता होना चाहिए कि वो लैंग्वेज क्या है और आपने उसे सीखी है कि नहीं सीखी है, ठीक है। देन वो रिग्रेट करता है कि क्यों उसने आज तक इस लेसन को सीरियसली नहीं लिया है। ये किसके के लिए बोला गया? फ्रेंड्स क्या करता है? रिग्रेट करता है कि आज तक उसने इस लेसन को सीरियसली क्यों नहीं लिया। साथ ही साथ में वो रियलाइज करता है दैट द टीचर वाज ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट, कि क्यों आज मिस्टर हैमिल जो है वो इतने अच्छे तरीके से रेडी होकर आए हैं और क्यों विलेजर्स जो है वो पीछे बैठे हुए हैं। सो ये सब उसे रियलाइज होने लग जाता है। हैमिल रियलाइजेस दैट ये तीनों की गलती है। किसकी गलती है? तीन, ऑल थ्री। कौन कौन है? मिस्टर हैमिल अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं और स्टूडेंट्स को भी ब्लेम करते हैं। अपने आप को ब्लेम करने के पीछे की वजह बताते हैं कि himself are to be blamed for losing respect, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खो दी। साथ ही साथ में रिगार्ड फॉर द मदर टंग एज वेल, और वो बताते
जो टीचर्स हैं उनका तो है ही है इसमें कि वो इतने इंटरेस्ट के साथ शायद नहीं पढ़ाते हैं। दूसरा वो बोलते हैं कि स्टूडेंट्स की भी गलती है, स्टूडेंट्स की गलती इसलिए है क्योंकि वो इंटरेस्ट लेते नहीं सीखने में। और तीसरा पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स उनको फील्ड्स में बुला लेते हैं या फिर घर के कामों में बिजी रख लेते हैं और वो पढ़ाई नहीं करते और वो मदर टंग को भी नहीं सीखते हैं। ये यहाँ पे तीनों चीजें बताई। ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एज इफ द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। यहां से आंसर पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स हियर। ये वाला लाइन जरूर से याद कर लेना। इवन अगर आप अपना आंसर लिख भी रहे हो, नहीं आया क्वेश्चन, बाई चांस नहीं आया, आप अपना आंसर लिख रहे हो तो ये जरूर से लिख लेना कि मदर टंग इज क्लोज टू आवर हार्ट एंड इट इज द की। व्हिच इज द की? मदर टंग इज द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। ये याद रखनी है आपको, एज इट इज ये लाइन आपको यूज करनी है अगर आपको अपना आंसर इंपैक्टफुल बनाना है तो। मूविंग अहेड, फिर क्लास में कैसा होता है, द टीचर टीचिंग सिंसियरली पेशेंटली, स्टूडेंट सब सुन रहे होते हैं, सब सिंसियरली बैठे हुए होते हैं, कोई भी वहां पे मस्ती मजाक नहीं चल रहा है। फ्रेंड्स जो है वो वंडर करता है सार्केस्टिकली कि अगर प्रूशियन जो है वो क्या पीजन्स के ऊपर, ये पीजन्स का वाला पार्ट भी याद रखना कि क्या वो पीजन्स को भी कू कू करने के लिए बोलेंगे, कौन सी लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि वो हमारे से हमारी लैंग्वेज छीन रहे हैं, तो क्या वो पीजन्स को भी कू कू जर्मन में सिखाएंगे, उनको भी, उनके ऊपर भी ये फोर्सफुली डाला जाएगा क्या? हैमल ओवरकम विद इमोशन, हैमल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो उस पे ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस। याद रखना इसका फ्रेंच वर्जन भी पूछा जा सकता है, हालांकि पूछा नहीं गया बट आपको फ्रेंच वर्जन दे करके उसका हिंदी मीनिंग, सॉरी हिंदी क्या, इंग्लिश मीनिंग पूछा जाता है, तो याद रखना लॉन्ग लिव फ्रांस इसका है। पहला हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। जैसा मैंने वादा किया है, जैसा आपने थंबनेल पे भी देखा है कि चैप्टर की समरी होने के बाद में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, इन क्वेश्चंस को जरूर से करके जाना स्टूडेंट्स। क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन मिस्टर हैमिल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। यहीं पे आंसर भी बता देती हूं मैं तुम्हें। एटमॉस्फेयर इन क्लास, यहां से तुम्हें सारे पॉइंटर्स बनाने हैं, यूज करने हैं और लिख लेने हैं इसके अंदर। व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर इन द क्लास, और वी कैन से डायरेक्टली मूड इन द क्लास। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। हाउ डिड फ्रेंड्स रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ मिस्टर हैमिल। अब यहाँ पे कौन सा वाला आंसर लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे वो पिजन वाला आंसर। साथ ही साथ में उसे ये मतलब फील होता है, फ्रेंड्स को ये फील होता है कि क्यों उसने अपने मदर टंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी और क्यों उसने आज तक अच्छे से सिंसियरिटी के साथ में ये लेसन को अटेंड नहीं किया था, राइट? देन व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या न्यूज लिखी गई थी? बुलेटिन बोर्ड व्हाई इट वाज फेमस, पहले तो ये लिख देना आप लोग दैट बुलेटिन बोर्ड वाज फेमस फॉर बैड न्यूज ओनली। कभी वहां पे लॉस्ट बैटल्स के बारे में, कभी ऑफिसर्स के जो कमांड्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में लिखा जाता है वहां पे, एज वेल एज कभी कभी वहां पे ड्राफ्ट्स भी आता है। और इस बार किसके बारे में आया था? दैट फ्रेंच is not going to be taught in schools and Germany is going to be imposed, राइट? तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहां से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। अब आप क्या करेंगे? व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज यू हैव योर नोटबुक हियर, यू हैव योर पेन हियर, यू हैव टू राइट नाउ राइट द आंसर्स। अगर अभी के अभी आपने कर लिया, आई कैन अश्योर कि आपको पता चल। आई एम नॉट सेइंग टू राइट द होल आंसर्स, इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो आप उनके कीवर्ड्स लिख लो, ओनली कीवर्ड्स। जैसे मैंने तुम्हें अभी कीवर्ड्स बताए, बेटा इसमें ये आंसर्स लिखना है, ये कर लोगे ना तो भी तुम्हारे जितना पार्ट ये है उतने पार्ट के पूरे मार्क्स मिलेंगे। बेटा हमारी कोशिश क्या होती है मैं बताती हूँ, एज अ टीचर मेरी कोशिश और एज अ स्टूडेंट तुम्हारी कोशिश बताती हूँ। एज अ स्टूडेंट बच्चे की कोशिश होती है कि पूरी बुक कर लूं मैं, पूरी बुक कर लूं मैं, क्योंकि बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मुझे यहां से भी पढ़ना है, मुझे वहां से भी पढ़ना है, मुझे वहां से भी पढ़ना है, राइट? और एक टीचर का पर्सपेक्टिव देखोगे ना, तो टीचर क्या चाहता है? टीचर चाहता है कि बच्चा 2 चैप्टर भी पढ़े, तो ऐसा चैप्टर पढ़े कि उसमें से कहीं भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस पूरे करेक्ट लिख के आए, उन क्वेश्चंस के आंसर में उसका हाफ मार्क्स भी कटना हो, ठीक है? और टीचर को पता होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लाइक आवर एक्सपीरियंस, तो हमें पता होता है कि कौन से चैप्टर्स मोर इंपॉर्टेंट है, और इवन चैप्टर में से भी कौन सा सब टॉपिक है जो रिपीटेडली पूछा जाता है और जहां से क्वेश्चंस आने का पूरा चांसेस रहता है। अब बच्चा पूरे चैप्टर में घूमता रहता है कि चैप्टर की स्टोरी बहुत अच्छी है, चैप्टर की स्टोरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये हुआ था, वहां वो हुआ था, वहां ये हुआ था, बट बच्चे को आंसर प्रेजेंट नहीं करना आता है। सो स्टार्ट मेकिंग योर आंसर्स, स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। ये मैं बार बार बोलती हूं क्योंकि आप प्रैक्टिस
बस यहाँ पे यही तो नहीं करते हो, आप रट्टाफिकेशन करते हो और एग्जामिनर को कॉपी पेस्ट किए हुए आंसर्स नहीं पसंद आते हैं। चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एंड द नेक्स्ट चैप्टर नेम इज द लॉस्ट स्प्रिंग। अब ये जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है साहिब की कहानी और एक है मुकेश की स्टोरी, राइट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट पार्ट है किसका, लॉस्ट स्प्रिंग का। लॉस्ट स्प्रिंग किसने लिखी है, अनीस यंग की बुक है, उसमें से लिखी गई है, अनीस यंग नाम रखना है आपको। 2 पार्ट्स है, फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट साहिब, पहला स्टोरी है साहिब का, दूसरा स्टोरी है मुकेश का, ठीक है। साहिब कौन होता है, एक रैक पिकर होता है, रैक पिकर का मतलब कचरे में से सामान उठाने वाला, और दूसरा होता है मुकेश जो कि एक बैंगल मेकर होता है, जहां पे इनकी जो मुकेश है उसके आसपास में जितने भी लोग रहते हैं वो सब बैंगल मेकिंग यानी कि चूड़ी बनाने वाले काम में ही बिजी होते हैं। उनका मतलब ये कह सकते हैं कि लाइफ में उनकी फैमिली में छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा जो जना है वो भी सिर्फ यही काम करता है, बैंगल मेकिंग का। ओके, तो यहाँ स्टार्ट कर लेती हूँ मैं क्विकली। मेन कैरेक्टर जैसे मैं बता चुकी हूँ साहिब जो कि रैक पिकर है, उसका नाम क्या है, साहिब आलम है। ये कहाँ पे है, सीमापुरी। किस साइड में रहता है ये रिमेंबर रखना है, ये याद रखना है आपको दैट ही इज अ रैक पिकर इन सीमापुरी। ये कहाँ से आया था, तो ये बांग्लादेश से आए थे एंड ही वॉज अ रिफ्यूजी देयर। और वहां से क्यों आ गए थे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड हो गया था, फ्लड की वजह से, और वहां पे पैसे नहीं थे, उस वजह से दे केम टू दिल्ली, और दिल्ली के पास में जगह है सीमापुरी, और वहां आकर के ये रैक पिकिंग करने लग गए। मूविंग अहेड विद मुकेश। मुकेश क्या है, एक बैंगल मेकर है। कहां रहता है, फिरोजाबाद में रहता है ये, और फिरोजाबाद में एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे फर्नेसेस लगे हुए हैं सिर्फ बैंगल मेकिंग में ही। बैंगल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है बहुत बड़ी बड़ी वहां पे, और वहां पर एक फैमिली के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जन भी वहीं पे काम करता है। एंड ही बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। अनीस यंग जो भी एक कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे नरेटर भी वही है, वही यहाँ पे नरेट करते हैं, वही उनके साथ में जो भी उनका हम कह सकते हैं कन्वर्सेशंस हुआ है तो वो बताती हैं, तो वो एक नरेटर है, फेमस स्टोरी राइटर है, साथ ही साथ में यहाँ पे कैरेक्टर भी है। आ जाते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। सो इन गार्बेज क्या मुझे कभी कभी 1 रुपया मिलता है, और 1 रुपया भी वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, ये किसके बारे में है, ये है बारे में साहिब के, जो सीमापुरी के साइड में रहता है। सो ऑथर यहाँ पे देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और एनालिसिस करते हैं क्या कि जो इम्पावरिश्ड कंडीशंस है और ट्रेडिशंस है कहाँ के, हमारे यहाँ पे बच्चों को तो लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की तरफ उनको धकेला जाता है। ये जो बच्चे हैं ये ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयट होते हैं, एंड चिल्ड्रन आर डिनाइड एन एजुकेशन, और ये खुद ही डिनाई भी करते हैं, साथ ही साथ इनकी फैमिली भी डिनाई करती है उनको एडुकेट करने में, बिकॉज दे डोंट हैव मनी, उनके पास में पैसे नहीं होते हैं, एंड दे आर फोर्स्ड बिकॉज ऑफ दैट टू हार्डशिप्स अर्ली इन देयर लाइफ, और इसी वजह से इन्हें जबरदस्ती क्या झेलना पड़ता है, हार्डशिप, संघर्ष देखना पड़ता है, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें एक हेल्पिंग हैंड बनना है अपनी फैमिली का, तो दैट्स व्हाई उन्हें पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपनी फैमिली की हेल्प करनी पड़ती है। और ये कैसे हेल्प करते हैं, रैक पिकिंग करके, यानी कि कचरे में से कुछ भी अच्छा निकाल के, और जब कचरे में से इन्हें कुछ भी छोटी सी चीज भी अच्छी मिल जाती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इट इज लाइक कि उन्होंने उस दिन गोल्ड हासिल कर लिया हो, ये वाली बात बताई गई है। देन जो राइटर है वो एनकाउंटर करती है साहिब से मिलती है एक बार, जो कि बता दिया था रैक पिकर है, और जिसके पेरेंट्स हैं हैव लेफ्ट बिहाइंड द लाइफ ऑफ पॉवर्टी इन ढाका टू अर्न अ लिविंग इन दिल्ली। ढाका से आए हैं यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि ढाका में बहुत गरीबी हो चुकी थी, और वहां से पॉवर्टी की लाइफ छोड़ करके यहाँ पे थोड़ी उस पॉवर्टी की बजाय तो थोड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, उन्हीं की जैसे बहुत सारी फैमिलीज है जो क्या काम करती है, रैक पिकिंग के काम करती है, और कहाँ रहती है, सीमापुरी में रहती है। उनके पास में अदर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनके पास में कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास में क्या है, दे हैव इज राशन कार्ड। नाउ व्हाई दिस राशन कार्ड इज प्रोवाइडेड टू देम, बिकॉज ऑफ दैट as we know that India is about political, like I don't want to say anything, but yes, यहाँ पे politicians जो हैं वो सबसे ज़्यादा powerful हो जाते हैं, and they want only वोट। सो ये जो राशन कार्ड है दैट बिकम्स देयर वोटर बैंक, बिकॉज यहाँ पे इनको कुछ और आइडेंटिटी नहीं है, उनके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास में राशन कार्ड है, और राशन कार्ड कैन मेक यू अवेल और कैन अवेल यू टू गिव और टू कास्ट अ वोट, तो आपको वोट देने के काबिल बना देता है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव दिस राशन कार्ड। नाउ जो चिल्ड्रन है डू नॉट गो टू स्कूल एज आई हैव टोल्ड यू, एंड दे आर जस्ट गोइंग देयर टू पिक गार्बेज, वहां से गार्बेज में से वो रैक पिकिंग करते हैं, और उनको कभी 5 रुपया, कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है, और वो खुश हो जाते हैं।
इट इज द ओनली वे ऑफ अर्निंग, उन्हीं का यही तरीका है जिंदगी जीने का, यही तरीका है, अपनी जिंदगी में वो कमाते हैं इसी तरीके से। राइटर को जब ये सब दिखता है तो वो राइटर जो है वो साहिब से बात करती हैं, और साहिब के लिए जब वो बात करती हैं तो वो देखती हैं दैट साहिब एक जो रैग पिकर है जिसका नेम का मतलब ही होता है रूलर ऑफ अर्थ। साहिब ए आलम जो पूरा नेम है उनका, उसका मीनिंग क्या होता है? द रूलर ऑफ अर्थ होता है। ही हैज लॉस्ट द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड, उसमें से उसका बचपना चला गया है, उसमें कोई भी बचपना नहीं रहा है अब। एंड ही रोज बेयर फुट, बेयर फुटेड मतलब कि बिना किसी चप्पल के या फिर शूज के, बेयर फुटेड नंगे पांव वो इधर से उधर अपने दोस्तों के साथ घूमता है और रैग पिकिंग का काम करता है। मॉर्निंग से नून तक वो यही देखती रहती है। द ऑथर एनकाउंटर्स हिम इन अ टी स्टॉल। एक बार क्या होता है, अब क्या होता है, रैग पिकिंग का करता है बहुत बार, लेकिन उसके बाद में गैप आ जाता है। सो अनीस यंग जो है, अनीस यंग की बात करें तो ये काफी टाइम तक नहीं मिल पाती है साहिब आलम को, या उसे देख नहीं पाती है। तो काफी टाइम के बाद में एक बार दिखता है साहिब, और वो साहिब के हाथ में क्या होता है, जो टी स्टॉल के लिए कंटेनर्स होते हैं ना, चाय की हम क्या कह सकते हैं, केटली, चाय की केटली होती है उसके हाथ में, और वो चाय बेच रहा होता है। ये उसे एनकाउंटर होता है। तब वो जाकर के बात करती है साहिब से अगेन, एंड साहिब बोलता है कि उसे अब जॉब मिल चुकी है, और उसे जॉब मिली है कहां पे, एक टी स्टॉल पे जॉब मिली है, जहां पे उसे मंथली 800 रुपीज दिया जाएगा। एंड ही सैडली रियलाइज्ड दैट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और तब उसे पता चलता है किसे, साहिब को, कि मैं अपना मास्टर नहीं हूं, क्योंकि पहले मैं जब जहां जाना चाहता था मैं जाता था, जब जहां जो काम करना चाहता था करता था, और रैग पिकिंग से उसे खुशी मिलती थी। लेकिन अब वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, और अब वो अपना खुद का बॉस नहीं है। दिस इज द लॉस ऑफ आइडेंटिटी वेज हेवीली ऑन हिज टेंडर शोल्डर्स। नाउ इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि साहिब वाला पार्ट बता रही हूँ। समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन अ गार्बेज, इन गार्बेज वाले पार्ट में से बता रही हूँ। व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट्स। तो बच्चों के लिए तो एक खेलने की जगह बताई गई है ना, बट पेरेंट्स के लिए वही चीज जो है वो क्या है, उनकी लाइवलीहुड है, उनका अर्निंग का प्लेस है। व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। जब साहिब को देखकर ये पता चला था कि ही इज नाउ वर्किंग इन अ टी स्टॉल, कि वो टी स्टॉल में काम करता है, 800 रुपए उसको मंथली मिल रहे हैं, तो वहां पे ये लाइन अभी ही आई है आपको, दैट ही इज नॉट लॉन्गर हिज ओन मास्टर। इसको आपको पूरा डिटेल में समझाना है कि व्हाई इट इज सेड बाय अनीस यंग, क्यों अनीस यंग ने ये बात साहिब के लिए बोली थी। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट आई वांट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसमें कौन आएंगे, हमारे मुकेश आएंगे, यानी इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है हमारा। द ऑथर एक और स्टोरी बताती है, एंड अनदर विक्टिम कौन है, मुकेश है। मुकेश जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि मुकेश क्या बनना चाह रहा है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, बट अगेन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ये फोर्स किया गया है, इसे फोर्स किया गया, और इसी के जैसे इसी के एज के बहुत सारे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उन्हें फोर्स किया गया है टू वर्क इन बैंगल फैक्ट्रीज, राइट। सो दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स लाइक लूजिंग देयर आईसाइट। जब अब वहां पे ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनकी आंखों पे सबसे ज्यादा आएगा, और साथ ही साथ में लंग्स पे भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एब्सिमल कंडीशंस होंगे, एंड डार्क डिंजी सेल्स में उनको काम करवाया जाता है। मुकेश फादर इज ब्लाइंड, मुकेश के फादर जो है वो अंधे हो गए हैं, बिकॉज किस वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी ही इसी तरीके से बैंगल फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया था, और बैंगल फैक्ट्री में पूरी डार्कनेस होती है, डिंजी सेल्स बने हुए होते हैं, सिर्फ एक जगह फर्नेस होता है, और उस फर्नेस में वहां पे आग लगा करके उन बैंगल्स को बनाया जाता है। सो बर्डन्ड आर द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद दैट दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू ड्रीम। इवन वो अब सपने भी नहीं देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हायरार्की की बात की जाएगी, यहाँ पे आप ब्यूरोक्रेट्स की बात भी की जाएगी, ये याद रखना, हायरार्की और ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात की जाएगी यहाँ पे, कि इवन अगर इतने सारे लोग अगर बैंगल मेकिंग में है तो ये लोग मिलकर के अपनी एक लाइक ऑर्गेनाइजेशन, संघ क्यों नहीं बना लेते, ये क्यों नहीं यूनाइट होकर के इन सब के अगेंस्ट में चले जाते हैं। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हायरार्किकल इनकी तरफ सारी चीजें आती है। तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऊपर पावर में पॉलिटिशियंस हैं, फिर पुलिस भी आ जाती है, तो ये सारे की वजह से ये सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट हम कह सकते हैं इनको डोमिनेट करके और अनटेम करके, सॉरी टेम करके रखा गया है, कंट्रोल करके रखा गया है, ये चीजें बताई गई हैं। ओके, सो ही वॉन्ट्स टू ऑलवेज लाइक अदर्स, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो सॉरी दूसरे बच्चे हैं, वो उनके सपने अलग है, लेकिन मुकेश बार बार यही कहता है दैट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। he just want to give up, he just wants to give up this part, लेकिन वो नहीं छोड़ सकता है बिकॉज ऑफ, और इसी के साथ में एक और चीज बताई थी विच इज नॉट लाइक
वेरी मच इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि इसके साथ में मुकेश के साथ में जाती हैं अनीस यंग उनके घर की तरफ कि जहां घर होता है, और इनके घर इतने मतलब इतने ही ज्यादा हम कह सकते हैं छोटे छोटे से होते हैं और आपस में टेढ़े मेढ़े करके सटे हुए होते हैं, नो प्रॉपर लाइक लाइटिंग इन देयर हाउसेज एज वेल, कुछ भी नहीं होता है, किसी किसी के तो घर पे छत भी नहीं होती है, किसी के सिर्फ टिन शेड होती है और दरवाजे नहीं होते। तो ये सारी चीजें वो देखती है कि कितनी पावर्टी में मुकेश एंड मुकेश के जैसे बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं वो चिल्ड्रन रह रहे हैं। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, की जगह अगर बात करें उसकी फैमिली की, तो फैमिली तो क्या कर रही है, फैमिली इस चीज में ही गम में है कि हम कितने गरीब है, लेकिन मुकेश का जो पर्सपेक्टिव है वो टोटली डिफरेंट है। मुकेश का पर्सपेक्टिव टोटली डिफरेंट कैसे है, क्योंकि वो देखता है कि कुछ भी हो उसे आगे बढ़कर के इस पार्ट में काम नहीं करना, ही डजंट वांट टू बिकम अ बैंगल मेकिंग और बैंगल सेलर, ही जस्ट वांट टू बिकम मोटर मैकेनिक। तो दैट्स वाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया। आगे आते हैं हमारा थर्ड चैप्टर एंड द थर्ड चैप्टर इज अबाउट डीप वाटर। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, किसने लिखा है, एज यू ऑल नो इसका जो मेन कैरेक्टर है वही है हमारे ऑथर एंड दैट इज विलियम डगलस। जो विलियम डगलस है वही हमारे यहाँ पे मेन ऑथर है, ऑथर होने के साथ साथ में मेन कैरेक्टर भी है। ये एक फेमस राइटर थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, उसी में से ये एक पार्ट है, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स में से ही एक पार्ट है, और ये चैप्टर जो डीप वाटर है ये उसी का एक पार्ट निकाला गया है। एज यू नो ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, तो डीप वाटर चैप्टर जो है ये ऑफ मेन एंड माउंटेन्स में से लिया गया है, रिटन बाय विलियम डगलस ने लिखा है ये। इस चैप्टर में विलियम डगलस ने क्या बताया है अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, पानी से उन्हें कितना डर लगता था, जब वो छोटे थे तब उनको बुली भी किया गया था, और फाइनली उन्होंने कैसे ओवरकम किया अबाउट दिस फियर ऑफ डीप वाटर, कि आखिरकार उनका जो डर है उस डर पे कैसे काबू पाया। जो पानी है, पानी से उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता था, ठीक है, क्योंकि उनके साथ में हादसे भी हुए थे, उनके साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे, तो उस वजह से उनको बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने उस डर पे जीत पाई है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज दे रिमेन इन दैट फियर, उस फियर के साथ नहीं जिए हैं, उन्होंने आखिरकार बड़े होने के बाद में स्विमिंग सीखी और सीखने के बाद में अपने आप को सैटिस्फाइड फील किया कि यस नाउ आई कैन डू इट। ओके, सो दिस फियर हैड फिल्ड हिज माइंड ड्यू टू सम इंसिडेंट्स, उनके बचपन में कुछ हुए थे वो बताते हैं यहाँ पे। तो विलियम ओ डगलस, इनकी डिजायर थी टू लर्न स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही सीखना चाहते थे। जब वो 3-4 साल के तब वो क्या थे, अपने ही वाज नॉक्ड डाउन एंड बरीड बाय अ वेव लाइक इन कैलिफोर्निया, आई रिमेंबर कैलिफोर्निया नाम की जो जगह है वहां पे वो अपने फादर के साथ में थे, बट स्टिल एक बहुत बड़ी सी लॉन्ग सी सडन वेव आई थी और दैट्स वाई वो नॉकडाउन हो गए थे। नॉकडाउन का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। एंड वहां पे बरी कर दिए गए थे बाय अ वेव, मतलब इतनी तेज वेव आई कि वो वहां पे, छोटे से बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा है, तो वो वहां पे ऐसे दफन हो गया जैसे हो गया था। तो उस दिन से उनको अंदर क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा डर बैठ गया, किसके लिए, अ ग्रेट अवर्जन टू वाटर। फिर 10 और 11 ईयर के होते हैं जब वो, तब एक 14 ईयर का स्टूडेंट जो उन्हीं की स्कूल का होता है, वहां पे वो स्टूडेंट जो है वो उनको बुली कर देता है और धक्का दे देता है इन स्विमिंग पूल। तो ही वॉज देयर एक्चुअली, जब वो 10-11 ईयर के होते हैं तब वो क्या करना चाहते हैं, अगेन स्विम करना सीखना चाहते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंड एट YMCA पूल, ये याद रखना YMCA पूल, इट वॉज सेफ एट द शैलो एंड। तो वो वहां पे स्विम करने के लिए जाते हैं, बट वहां पे भी एक इंसिडेंट हो जाता है, एक 14 ईयर ओल्ड जो बिग बॉय है वो वहां पे आता है, उन्हें कहाँ, डगलस को कहाँ पे, डीप एंड ऑफ द पूल में धक्का दे देता है। देयर आर 2 एंड्स, आपको पता होगा अगर आपने स्विमिंग करने कभी गए हो तो आपने देखा होगा, एक तरफ बच्चों का होता है जहां पे ज्यादा डीप नहीं होता है, और एक तरफ बड़ों का होता है, जैसे जैसे जिनकी हाइट होती है तो उस तरफ जाते जाते बड़ों का होता है। सो व्हाट हैपेंड दैट उसने यहाँ पे सीख रहे थे, जहां पे कम हाइट का पानी था वहां पे सीख रहे थे, लेकिन उसे डीप वाटर में वहां पे धक्का दे दिया था। एंड उसके बाद में ही ट्राइड मेनी टाइम्स टू कम अप, एंड उन्होंने इवन चिल्लाने की भी कोशिश की थी, बट एवरीथिंग वॉज इन वेन, कुछ भी नहीं हो पाया था। सो डगलस स्वॉलोड वाटर, अब अचानक से जब उन्हें धक्का लगा था तो क्या हुआ, उन्होंने पानी भी अंदर ले लिया था, एंड वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल, और पानी अंदर चला गया, उस वजह से वो सीधे 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 कहां चले गए, बॉटम ऑफ द पूल पहुंच गए। व्हाइल गोइंग डाउन ही प्लान टू मेक अ बिग जंप, अब वो जब जैसे नीचे जा रहे थे तो अपने दिमाग में चला रहे थे हाउ टू सेव माई सेल्फ, मैं खुद को कैसे बचाऊं। तो उन्होंने सोचा जब मैं नीचे पहुंचूंगा तो मैं नीचे पहुंच के एकदम से जंप करूंगा उससे पहले। सो जंप करने का ट्राई किया अपवर्ड्स, लेकिन वहां
वहां पे ऊपर अचानक से ऊपर एकदम पूरे नहीं आ पाए और वो धीरे धीरे ऊपर आए तो वो वहां तक टच नहीं कर पाए उस वाटर लेवल को. देन ही वांटेड टू शाउट आउट एज वेल. वो शाउट करना चाह रहे थे लेकिन वो भी नहीं कर पाए थे. एज ही वेंट डाउन द पूल सेकंड टाइम, जब दूसरी बार फिर से, पहली टाइम उन्होंने जंप करने की कोशिश की नहीं हुआ, शाउट करने की कोशिश की नहीं हुआ, सेकंड टाइम वो फिर से ट्राई करते हैं, फिर से जंप करने के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन ये पार्ट सक्सेसफुल नहीं होता है. देन उनके दिमाग में थर्ड टाइम आते आते उनके दिमाग में ये बात फैल जाती है, दिमाग में आ जाता है कि नाउ लाइक ही इज अबाउट टू डाई, अब उनका लाइफ जो है वो एंड होने वाला है. सो टेरर हेल्ड हिम डीपर एंड डीपर, और उनका जो डर है वो बढ़ता जा रहा था. जब थर्ड ट्रायल किया उन्होंने, ही सक्ड वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, उन्होंने अब फिर से सांस लेनी थी, सांस लेने की बजाय फिर से उन्होंने नॉस्ट्रल्स के थ्रू, मतलब पानी क्या हो गया, अंदर चला गया. Then light was going out and there was no more panic. So he ceased all efforts and he became unconscious. आखिरकार थर्ड टाइम में भी क्या होता है, बिकॉज पानी अंदर चला गया and he has no power now, अब उनके पास में लाइक स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, तो क्या हो गया है वहां पे, अब वो अनकॉन्शियस हो गए. अनकॉन्शियस होते हुए जब वो कॉन्शियसनेस वाली स्टेज में आते हैं, यानी बेहोश हो गए, अब वो जब कॉन्शियस होंगे, होश में आएंगे, तब वो देखते हैं कि वो बाहर है, मतलब स्विमिंग पूल के बाहर है, एंड फिर वहां पे किसी ने उन्हें बचा लिया था. ओके, ही फाउंड हिमसेल्फ वॉमिटिंग, वो देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जब वो कॉन्शियस हो जाते हैं तब देखते हैं कि वो तो वॉमिट कर रहे हैं, सारा पानी वानी बाहर निकाल रहे हैं, और वो कहाँ थे, बिसाइड द पूल के साइड में थे. ही वॉज इन ग्रिप ऑफ फियर ऑफ वाटर, तब तो उनको मतलब पूरा ही, अब तो पहले जब छोटे थे तो इतना नहीं था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मतलब टच कर लिया था, बोलते ना मौत को टक से छू करके, काइंड ऑफ चीज ये उनके साथ में हुई थी. तो अभी उनको भी लाइफ में ये सारे एडवेंचर्स करने थे, बोटिंग करनी थी, रिवर राफ्टिंग करनी थी, कैनोइंग करनी थी, स्विमिंग करनी थी, फिशिंग करनी थी, लेकिन ये सब में किसका इंडल्जेंस है, इन सब में वाटर का इंडल्जेंस है, पानी आता है. तो इस वजह से ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे. और फिर उन्होंने फिर बड़े हुए जब ये सोच लिया कि नाउ आई विल लर्न हाउ टू स्विम, तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया. उन्होंने किसे, इंस्ट्रक्टर के, अब मैं ना इंस्ट्रक्टर यानी कोच के साथ में जाकर के ही सीखूंगा, वो मुझे प्रॉपर सिखाएगा. Then the instructor taught him swimming piece by piece. Piece by piece मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, है ना. piece by piece मतलब स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सिखाया. He went to different lakes. अच्छा, फिर क्या हुआ, उन्होंने स्विमिंग सीख ली, तो भी उनको ये मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे कि मैंने स्विमिंग सीख ली है, तो वो अलग अलग लेक्स पे जाकर के ट्राई करते थे कि मैं यहाँ पे भी स्विम कर पाता हूँ कि नहीं, मैं वहां पे भी स्विम कर पाता हूँ कि नहीं. एंड ही फाउंड टाइनी वेस्टिजेस टू फियर स्टिल ग्रिप्ड हिम, और फिर जब वो दूसरी लेक पे गए थे तो उन्हें लगा कि नहीं, अभी भी मेरे मन में डर है इस चीज का, है ना. देन ही अगेन चैलेंज द फियर एंड देयर ही स्वैम. वहां जब दूसरी लेक पे गए तो उनको लगा तो डर, लेकिन उस डर के ऊपर उन्होंने क्या किया, ओवरकम किया, उस फियर को ओवरकम किया. स्विमिंग अप एंड डाउन द वार्म लेक, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म लेक का नाम याद रखना. ही फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, और आखिरकार वो फाइनली क्या करते हैं, इस डर से, पानी के डर से ओवरकम कर जाते हैं. ही रियलाइज दैट इन डेथ देयर इज अ पीस एंड देयर इज अ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, कि डेथ में जो है, मतलब मर जाओगे ना तो पीस है, शांति है, लेकिन डर डर के जो मर रहे हो उसमें टेरर है, उसमें टेरर है. ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आती है तुम्हारे इस चैप्टर के. तो यहाँ हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है. उसकी समरी मैंने वन शॉट में बता दी है तुम्हें. पॉइंटर्स इसलिए लाई हूं, देखो समरी मैं पूरा ऐसे टाइप में ले आती, ऐसे लाने से मजा नहीं आता, क्योंकि तुम्हें पॉइंटर्स जल्दी याद होते हैं. मुझे भी, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो वही साइकोलॉजी में आपके लिए भी यूज करती हूँ. पॉइंटर्स में तुम्हें पता होता है ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट फिंगर टिप्स पे याद हो जाते हैं. ऐसे में तो कहां से शुरू कर रहे हो, कहां खत्म कर रहे हो, तुम्हें याद ही नहीं होता. तो पॉइंटर्स मैं ले आई हूं. अब फ्लो चार्ट तुम बना लो, अब फ्लो चार्ट तुम बना लो, उस फ्लो चार्ट से तुम याद कर लो, तुम्हें जैसे लिखना है, जैसे करना है करो, बट याद जरूर से करना बेटा. सिर्फ मेरे आके यहां पर बोल जाने से, समझा जाने से आप सभी के नंबर बराबर नहीं आते हैं. क्यों? क्योंकि वहां नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है तुम्हारा एफर्ट. तुमने कितने एफर्ट्स दिए थे. मैं आई, मैंने समझाई, मेरे पास में 1000 स्टूडेंट्स है, मैंने 1000 स्टूडेंट्स ने, सभी ने सेम ही देखा है, सेम ही पढ़ा है मुझसे, फिर भी उन 1000 में से सिर्फ ओनली 10 जो है वो टॉपर्स बनते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके बाद में खुद की प्रैक्टिस की है, खुद ने एफर्ट्स डाले थे, और जो कहा गया है उस काम को रिपीट किया है. जो मैं समझा रही हूं उस काम को उन्होंने वापस से करा है. ये एफर्ट्स ही तुम्हें दूसरे से अलग बनाता है. और आई वॉन्ट कि ये एफर्ट्स तुम देते रहो. जब तुम एफर्ट्स दोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि येस यू कैन डू इट और यू कांट डू इट. व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स व्हिच आर टू
बी गेट मोल्डेड, आपको कौन सी चीज को थोड़ा सा चेंज करना है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग सम सिली मिस्टेक्स व्हिच शुड नॉट बी डन, आपको वो नहीं करनी है बट यू आर स्टिल डूइंग इट। तो ये सारी चीजें कब पता चलेगी, जब आप अपने एफर्ट्स डालोगे। ओके, सो आई एम डूइंग माई पार्ट एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू योर पार्ट। यहाँ पे आता है इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो दोनों कौन से हैं। हाउ डिड डगलस फाइनली गेट रिड ऑफ द फियर ही हैड ऑफ वाटर, फाइनली क्या किया था, ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर एंड देन ही वेंट फॉर अनदर लेक टू स्विम देयर बिकॉज ही थॉट कि शायद अभी भी उसके अंदर वो पानी का डर है। ही वेंट देयर, ही ओवरकम देयर। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखना। हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस, जो YMCA वाला है ना वो पूरा पूरा लिखना है। दैट व्हेन ही वाज ओनली 10-11 years old and there was a 14-year-old boy who threw him in the part where was the water was very much deep, वहां पे पानी जो है वो बहुत ज्यादा डीप था, जहां पे उसने उन्हें धक्का दे दिया था। and then he tried once, he tried second and he tried thrice and then what happened that he found himself vomiting beside the pool। ये पूरा मैं जितना बता रही हूँ वो पढ़ा है मैंने और वही बता रही हूँ, और यही तो लिखना है तुम्हें, यही लिखना है और इसी से तुम्हारे नंबर बन जाएंगे। moving ahead with the chapter, and that chapter is the rat trap, very easy chapter and very interesting chapter. I love this chapter and this is the what I can say, the mirror of today's era. Today's era, आज के era का मुझे मिरर लगता है एक्चुअली, दैट दिस इज द रैट ट्रैप। वी ऑल आर स्टक इन दिस रैट ट्रैप, हम सभी इस रैट ट्रैप का एक पार्ट बन चुके हैं। अगर हम बात करें मेन कैरेक्टर की इसके अंदर, तो मेन कैरेक्टर है पेडलर जो है वो इसका मेन कैरेक्टर है, जो कि रेड ट्रैप सेलर है, जो पुअर भी है, क्लोथ्स वर रैग्स, उसके जो क्लोथ्स थे वो रैग्स थे, फटे पुराने से थे, संकन चीक्स, उसकी जो हो जाती है ना वो वैसी चीक्स थी। देन ओल्ड क्रॉफ्टर आते हैं, यहाँ पे ओल्ड मैन है, वो कहाँ रहते हैं, कॉटेज में रहते हैं और ये इजीली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। फिर एक आयरन मास्टर आता है जो कि राम्सरो जो आयरन मिल है उनके ओनर होते हैं। फिर मास्टर स्मिथ भी आते हैं जो इसी में हेल्पर का काम करते हैं। ब्लैक स्मिथ भी आते हैं, वो भी इसमें हेल्पर का काम करते हैं। एडला आती है जो कि डॉटर है किसकी, आयरन मास्टर की। यहाँ पे मेन कैरेक्टर अगर आपको याद रखना है तो एक पेडलर का, एक एडला का याद रखना है और एडला के फादर, ये तीन जो है वही मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी नेम्स जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं सारे नाम लिए। मेन इंपॉर्टेंट कौन से, कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से बता दो कौन कौन से कैरेक्टर्स है जिनके रिवॉल्व करती है ये स्टोरी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना। देखा बेटा, मेरे को लग रहा है मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर का तो क्लास अभी ले लिया है। क्या मैं बीच में रुकी? नहीं। क्या मैंने बीच में पानी भी पिया? नहीं। क्या मैंने बीच में एक बार भी बोला कि बच्चे 2 मिनट रुकते हैं फिर हम करते हैं? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं फुल एफर्ट्स और शिद्दत के साथ पढ़ा रही हूँ और मैं ये तुम्हारे साथ भी चाहती हूँ। तुम क्या करते हो जब तुम रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होते हो या जब तुम इस तरीके का पार्ट जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ उस पार्ट को तुम कर रहे होते हो, तो तुम लोग क्या करते हो, व्हाट यू डू इज कि स्टॉप कर दिया, चलो थोड़ी देर घूम के आते हैं, स्टॉप कर दिया, चलो स्क्रॉल करते हैं, स्टॉप कर दिया, अरे मम्मा क्या बातें कर रहे हो, क्या बना रहे हो। ये नहीं करना है बेटा, ये नहीं करना है। तुम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, एनी हाउ यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्ट जैसे जैसे जब जब होते हो तब तब प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो आप पूरा, जैसे आपने सोचिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि तुमने 3rd चैप्टर तक करा अभी, ठीक है, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, या एक चैप्टर भी लिया तुमने, एक चैप्टर भी लिया, हाफ ऑफ द स्टोरी की, और तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किसके पास जा रहा है, ये सब चल कर दिया, वापस आओगे तो तुम्हें 0 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। देन यू ऑल्सो हैव टू टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, और जो पढ़ा है वो वापस याद करना है। तो ये इससे बेटर क्या होता, अगर तुमने पूरा किया होता तो तुम सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे होते, 3rd टाइम तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, होपफुली ये सारी बातें जो मैं बीच बीच में कह रही हूँ तुम्हें समझ भी आ रही हूँ और तुम इंप्लीमेंट भी करोगे। समझ में तो सबके आ जाती है कि हाँ, उन्हें खुद को पता होता है। रियलाइजेशन सबसे पहले हमें ही होता है कि हम अपनी लाइफ में गलत क्या कर रहे हैं, बट फिर भी हम करते रहते हैं। सबके साथ ऐसा होता है, दे नो वेरी वेल, उन्हें पता होता है कि पापा आने वाले हैं और हमें फोन अगर चलाते देखेंगे तो डांटेंगे। रियलाइजेशन सबको है, बट स्टिल वी डू दैट एंड दैट्स लाइक हार्ट ब्रोकन थिंग आई कैन से। चलो इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो ये स्टोरी जो है वो किसने लिखी है, रिटन बाय सेल्मा। आपको याद रखना है इनका नाम। देयर इज अ रैट ट्रैप सेलर नेम पेडलर, पेडलर का नाम भी याद रखना है। वो कौन है, वो मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट है वो हमारा यहाँ पे। और वो कहते हैं दैट दिस इज द होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप एंड ही ऑल्सो कॉट इन अ रैट ट्रैप व्हेन ही रॉब्ड 10 क्रोनोस। जब उन्होंने 10 क्रोनोस को चुरा लिया था एडला के घर से, तब उनको रियलाइज हुआ कि वो भी इस रैट ट्रैप का ही पार्ट बन चुके। पहले उन्हें रियलाइजेशन था कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक रैट ट्रैप है, लेकिन रियलाइजेशन कब हुआ कि वो भी तो रैट ट्रैप का ही एक पार्ट
पार्ट है जब उन्होंने ये थेफ्ट किया था। बट एट लास्ट ही रिटर्न बैक, बट आखिरकार वो ये रुपए भी वापस दे देते हैं। मैं क्विकली बताऊंगी क्योंकि सबको पता है स्टोरी के बारे में, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके सुन लीजिएगा। वैसे भी मेरी स्पीड बहुत हाई है, बट स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि मैम आपका ऐसा लगता है कि आप 1.5x पे या फिर 2x पे ही बात करते हो। नहीं, मैं 2x पे बात नहीं करती हूं। ये कब कर सकती हूं? देखो, आपकी बात बताती हूं मैं। तुम अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे सकते हो, तुम 2 की टेबल बहुत फटाफट से बोल सकते हो। कब बोल सकते हो? उसमें स्पीड क्यों आई? क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम बोल सकते हो और तुमने इतनी बार प्रैक्टिस किया है। मैंने भी इतनी बार प्रैक्टिस किया, मैंने भी तुम्हारे साथ ही शुरुआत की है। ये मत सोचना कि मैम मैं तो इतने साल से पढ़ा रहे इसलिए नहीं, मैंने भी सोचो तुम्हारे साथ ही शुरुआत की। कॉन्फिडेंस कितनी बार है कि मैंने अलग अलग बार जब जब क्लासेस लिए तब तब मैंने प्रिपेयर किया है अपने आप को कि मुझे क्या पढ़ाना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये रिसर्च का जो टाइम है मेरा, ये जो प्रिपरेशन का टाइम है, ये जो होमवर्क वाला टाइम है, वो मैंने आपके लिए दिया था। अब आपका टाइम है, आप इसी तरीके से वापस से करेंगे। सो द पेडलर क्या थे? एक वैगाबॉन्ड थे एंड ही यूज्ड टू सेल व्हाट? रैट ट्रैप सेल करा करते थे और साथ ही साथ में छोटी मोटी क्या करते थे? चोरी करते थे। इट वाज हिज लाइफ कि वो लाइफ में क्या करते थे? साइड में रैट ट्रैप तो बेचते थे एंड दैट वाज मेड ऑफ वायर से बने हुए होते थे, साथ ही साथ में छोटी मोटी चोरी भी करते थे। हैड नो वर्ल्डली पोजेशंस, उनके पास में जिंदगी में कहने के लिए कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये कुछ है, वो कुछ, ऐसा वर्ल्डली पोजेशंस नहीं थे उनके पास में। एंड नॉट इवन अ नेम, उनके पास में अपना खुद का नाम भी नहीं था। इट अम्यूज्ड टू हिम टू थिंक दैट द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, ये बार बार उनका बारे में बताया कि उनको ये हमेशा अम्यूज करती थी बात की जो वर्ल्ड है ये क्या है? एक रैट ट्रैप है। अब वो एक क्रॉफ्टर के कॉटेज में क्या करते हैं? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आएंगे क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम मेन जो वन शॉट में क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक बार ये शेल्टर लिखते हैं किसके? क्रॉफ्टर के कॉटेज में। जो क्रॉफ्टर है उसको वेलकम करते हैं, उनको बोलते हैं डिनर करके जाइएगा। वो क्या कहते हैं? डिनर करके जाइएगा। अपना पाइप, दैट मीन्स की जो स्मोक करने वाला पाइप होता है, वो स्मोक वाला पाइप भी उसके साथ में शेयर करते हैं, उनके साथ में खेलते भी हैं। And confided in him about his income and मतलब everything he shared it. Then what happened? Next morning जो पेडलर है वो स्टील कर लेता है उनके वहां से मनी and takes the back roads to keep away from people and gets lost in the jungles at night. जंगल में जाकर के छुप जाता है रात को। सुबह सुबह तो क्या कर लेगा वो पेडलर? चोरी कर लेगा। और क्योंकि द प्रीवियस नाइट में ही उनको बताया गया है उसको कि भाई मेरे पास में इतने पैसे है, यहाँ पे ये वो करके अब वो चोरी कर लेता है और चला जाता है। चोरी करने के बाद में वो चला जाता है जंगल में छुपने के लिए। वाइल ही वैंडर्स इन द फॉरेस्ट, उस वक्त उन्हें रियलाइज होता है फॉरेस्ट के अंदर दैट ही ऑल्सो गॉट कॉट इन द रैट ट्रैप, कि वो भी इस रैट ट्रैप का एक पार्ट बन चुके हैं। और अब वो क्या कहते हैं कि ये जो मनी है वो मेरे लिए क्या थी? द मनी वॉज द बेट, कि ये जो मनी है, ये जो पैसे थे, ये मेरे लिए बेट का काम किया है, उसने मुझे लालच में फंसाया है। फाइनली ही रीचेज राम्सजो। अब वो कहां पहुंच जाते हैं? राम्सजो के आयरन वर्क में पहुंचते हैं, जहां पे वो एक शेल्टर और लेते हैं एक रात के लिए। वहां पे ब्लैकस्मिथ, जिसका बारे में हमने बात किया था, और उनका असिस्टेंट जो होता है वो इग्नोर करते हैं, लेकिन जो मास्टर होते हैं वो मास्टर समझ लेते हैं इन पेडलर को कि ये तो मेरा ओल्ड फ्रेंड है। तो वो समझते हैं कि ये तो मेरा ओल्ड फ्रेंड है और इसको बुला लो, अंदर बुला लो, इसको इन्वाइट कर लेते हैं। अब इन्वाइट करने के बाद में पेडलर डज नॉट करेक्ट द आयरन मास्टर। पेडलर मना भी नहीं करता है कि नहीं मैं तुम्हारा वो फ्रेंड नहीं हूं, उसे करेक्ट भी नहीं करते हैं कि नहीं आपसे गलती हो गई है, यू हैव लाइक मिसअंडरस्टूड दिस पार्ट, दैट आई एम नॉट योर फ्रेंड। नहीं, वो नहीं करते क्योंकि उन्हें एक रात के लिए रुकने के लिए जगह चाहिए होती है। सो होपिंग टू गेट सम मनी आउट ऑफ हिम एज वेल, और साथ ही साथ में उनको लगता है कि मुझे यहां से भी कुछ पैसे मिल जाएंगे तो बढ़िया है मेरे लिए, मेरी लाइफ इजी गोइंग हो जाएगी। एंड आगे उसको इनवाइट करते हैं। आयरन मास्टर सेंड्स हिज डॉटर। अब वो आयरन मास्टर जो है वो पहले इनवाइट करता है लेकिन वो मना कर देता है पेडलर के, नहीं 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 मैं आपके घर नहीं चलूंगा। फिर एडला को भेजा जाता है। यहाँ एंट्री होती है फर्स्ट टाइम एडला की एंट्री होती है और एडला कहती है प्लीज कल क्रिसमस है तो आप यहीं पर रह जाइए एंड सेलिब्रेट करिएगा हमारे साथ में क्रिसमस को। और इस तरीके से वो उसकी बात, मतलब उसकी बातें उसको बहुत ही प्यारी लगती है, काइंड लगती है उसको सारी चीजें, तो वो मना नहीं कर पाता। शी नोटिसेस हिज अपीयरेंस एंड थिंक्स दैट either he has stolen something or he has escaped from jail। अब एडला ने देख लिया और देखते पहचान गई थी कि उनके कपड़े, उनका जो भी बिहेवियर है उससे वो पता लगा लिया उसने, एडला ने, कि या तो इन्होंने चोरी की है कुछ या फिर ये जेल से भागा हुआ पर्सन है। ये वो पर्सन नहीं है जो मेरे फादर समझ रहे हैं अपना फ्रेंड, वो नहीं है। द पेडलर इज स्क्रब्ड, बेट एंड गिवन अ हेयर कट। अब नेक्स्ट डे उसको थोड़ा सा अच्छे से एडला जो है हेल्प करती है, उसको स्क्रब मतलब अच्छे से नहलाया धुलाया जाता है, उसका
ग्रूमिंग किया जाता है, बेसिकली क्या कह सकते हैं, ग्रूमिंग किया जाता है, हेयर कट देते हैं उसको, शेव करते हैं, सूट पुराने कपड़ों का ही, ओल्ड मास्टर का जो आयरन मास्टर है उसके ही पुराने जो क्लोथ्स होते हैं उसका ही एक कोई अच्छा सा सूट होता है वो दे देते हैं। मॉर्निंग में क्या होता है, आयरन मास्टर रियलाइज करता है मॉर्निंग में, ओके ये रात को तो बातें हो गई सब कुछ, मॉर्निंग में रियलाइज करता है कि अरे नहीं ये तो मेरा फ्रेंड नहीं है ना, ही इज नॉट द कैप्टन विच आई थॉट ऑफ, कि ये तो वो कैप्टन नहीं है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है। अब वो उसके बाद में बात करते हैं कि भाई तुम नहीं हो वो, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुमने कल यहाँ पे हमारे साथ में स्टे भी कर लिया, अब मैं शेरिफ को बुला दूंगा ऐसा करके। बट पेडलर जो है वो इस टाइम पे क्या करता है, उसे एनी हाउ रिक्वेस्ट करके बोल देता है कि देखिए प्लीज हेल्प मी आउट एंड काइंड ऑफ थिंग्स, एंड ब्रेक्स आउट दैट द वर्ड इज अ रैट ट्रैप, और उनके साथ में वो जो कह रहे होते हैं ना उसके अगेंस्ट में बात करते हुए कुछ अच्छी अच्छी बातों में फंसा देता है। जैसे ये अच्छी बात करी उन्होंने, क्या कहा कि ये वर्ड जो है, ये वर्ल्ड पूरा ही एक रैट ट्रैप है ना, और ही टू इज श्योर टू बी कॉट इन इट, के मतलब मैं भी इसी के अंदर एक फंस चुका हूं, इस तरीके से। आयरन मास्टर को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसा करके ये बात आगे बढ़ती है। देन एडला उसे कन्विंस करती है फादर को कि ही शुड स्पेंड द क्रिसमस डे विद हिम, कि एडला कह देती है कि अभी चलो जो हो गया है, अब इन्हें क्रिसमस तो यहाँ पे स्पेंड करने देना चाहिए। व्हाट हैपेंस दैट होल ऑफ द क्रिसमस ईव वहां पे खाना खा करके और सो करके मनाई जाती है। नेक्स्ट डे जब ये लोग एडला और आयरन मास्टर यानी कि उसके फादर चर्च जाते हैं, तो चर्च में उनको सुनने को मिलता है कि एक क्रॉफ्टर था, पुअर क्रॉफ्टर था, बहुत ही गरीब सा इंसान था, उसके क्या पैसे चोरी कर लिए गए थे, है ना, कितने पैसे, 30 क्रोनर्स जो है वो चोरी कर लिए गए थे, और किसी ने चोरी किए हैं और वो भाग चुका है, एंड ही इज टेकिंग शेल्टर एट समवन्स होम, ऐसा करके। अब एडला के दिमाग में और आयरन मास्टर के दिमाग में आ गया कि हम घर उसी के भरोसे छोड़ के आए हैं, हमारे घर पे भी रॉबरी हो गई होगी एंड ही इज देयर, ये सोच के वो फटाफट से जब घर वापस जाते हैं तो वहां पे एडला को एडला के नाम से एक लेटर मिलता है, एडला के नाम से लेटर लिखता है, और वो एडला को वहां पे ये फील करता है, क्या बताता है दैट इट इज एक रैट ट्रैप भी रखता है वहां पे, साथ ही साथ में 10 क्रोनर के नोट्स भी रख देता है, यानी कि रैट ट्रैप और रैट ट्रैप के साथ में वो जो पैसे उसने जो चुराए थे वो भी वहां पे रख देता है, और वो वहां पे बताता है ही इज थैंकफुल टू एडला, क्योंकि उसकी जो काइंड सर्विसेज है, उसका जो हार्ट है, उस जेनरोसिटी के लिए वो बहुत ही बहुत थैंकफुल है, ऐसा करके बताते हैं। चलिए, तो आखिरकार ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ रैट ट्रैप बट एनी हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम दैट। उसने कहा, इसने ये लेटर में ये भी लिखा था कि प्लीज ये पुअर क्रॉफ्टर को वापस से भेज दीजिएगा पैसे जो मैंने उनसे चुराए थे। ठीक है, यहाँ आते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में हमें जरूर से करके जाने हैं। व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वाज अ रैट ट्रैप, क्यों लगता है पेडलर को कि ये जो वर्ल्ड है ये पूरा रैट ट्रैप है। सेकेंड क्वेश्चन आता है द कंटेंट ऑफ द लेटर रिटन बाय द पेडलर टू एडला, कि क्या लिखा था एडला के लिए। तो पहले तो एडला को थैंक यू बोला था कि क्रिसमस के लिए आपने मुझे रोका, बहुत अच्छे से आपने मेरा ध्यान रखा, काइंड ऑफ थिंग्स। देन उसने एडला की जनरोसिटी, काइंड नेचर के बारे में बोला था, एंड थर्डली उसके बारे में बताया था दैट ये जो पैसे हैं विच आई रॉब्ड, प्लीज इसे वापस से दे दीजिएगा, एंड आई ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ द रैट ट्रैप बट नाउ आई जस्ट डोंट वांट टू बी। ओके, ये पूरा पार्ट यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट आता है इंडिगो चैप्टर, और इंडिगो चैप्टर यू नो वेरी वेल, इट इज ऑल बेस्ड ऑन चंपारण, चंपारण पे बेस्ड है हमारा ये चैप्टर। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी में किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, और इसमें और कौन कौन कैरेक्टर्स है, राजकुमार शुक्ला है, लैंडलॉर्ड्स हैं, और राजेंद्र प्रसाद और अदर एडवोकेट्स भी हैं। अगर हम बात करें चैप्टर के बारे में, यही आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, मैं यहीं पे आपको सब कुछ समझा दूंगी, है ना, जो सारा पार्ट है वो यहीं पे आ जाएगा। तो इंडिगो एक स्टोरी है जिसके अंदर इन विच डील्स विद पेशेंस, करेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। ये जो इंडिगो चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली चंपारण सबने पढ़ा है, चंपारण का जो पार्ट है वो सभी को पता है कि क्या हुआ था वहां पे। वहां पर इंडिगो की नील की उगाई कराई जाती थी, उगाई ही बोलते होंगे शायद, मतलब वहां पे नील जो है वो उगाया जाता था। अब नील के उगाने से यानी कि इंडिगो के वहां पे प्लांटेशन की वजह से क्या होने लग गया था, एक तो जो जमीन है वो खराब होती थी, साथ ही साथ में जब ये न्यूज आ गई कि जर्मनी ने जो सिंथेटिक इंडिगो है वो बनाना शुरू कर दिया, तो उनके जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने उनको उसका पेमेंट भी देना बंद कर दिया। तो बेसिकली ये जो सारी स्टोरी है ये इसी सारी पार्ट के आसपास में घूमती है। तो इसे पीजेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा
मतलब क्या कहते हैं, आक्रोश आ गया था कि भाई हमारा जो एक परसेंटेज है वो परसेंटेज भी हमें नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ में ज़बरदस्ती हमसे इंडिगो की यहाँ पे कल्टीवेशन कराया जाता है। ये सारी चीज़ें किसने, हमारा जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे राजकुमार शुक्ला, वो राजकुमार शुक्ला लेकर जाते हैं किसके पास में, महात्मा गांधी के पास में। महात्मा गांधी से एक दो बार ट्राई करते हैं मिलने के लिए, तो महात्मा गांधी पहले तो डिनाई कर देते हैं, वो बोलते हैं आप इनसे मिल लीजिए, उनसे मिल लीजिए, लेकिन मिस्टर शुक्ला हार नहीं मानते हैं और वो कहते हैं नहीं, आपको ही लेकर के जाऊंगा। वो जहां जहां महात्मा गांधी जाते हैं उनके लिए वहां वहां बाहर खड़े होते हैं। आखिरकार वो अरेंज करते हैं महात्मा गांधी एक टाइम कि अब मैं जाऊंगा चंपारण और जहां जाकर के मैं एक्चुअली वहां की जो जीरो लेवल पे क्या सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को समझूंगा एंड देन उसके खिलाफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में बताया है, हाउ ही फाइट फॉर चंपारण, कैसे उन्होंने मतलब कैसे उन्होंने चंपारण के लिए वहां पे स्टैंड लिया था। Then they were oppressed by the Britishers and जमींदार्स and big planters who were, अगर हम बात करें तो ये कौन थे, ये peasants थे। चंपारण के peasants जो थे, चंपारण के peasants जो है वो किसके लिए, उनको कौन कौन, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स भी हावी थे, उनके ऊपर जमींदार्स भी हावी थे, और साथ ही साथ में जो बिग प्लांटर्स है। अब हर जो पीजेंट है वो बड़ा तो नहीं हो सकता ना, फार्मर, वो किसी के अंडर में भी काम कर रहा होता है, उसके पास में खुद का अगर नहीं है खेत वगैरह तो किसी के अंडर में भी काम करता है, तो वो जिसके अंडर में काम कर रहा है तो वो बिग प्लांटर्स हो गया, वो भी उनका क्या करते थे, लाइक एक्सप्लॉइट करते थे। सो इस चैप्टर में हम डिपिक्ट करते हैं ब्रिटिशर्स फोर्स द फार्मर्स टू प्लांट इंडिगो ऑन देयर लैंड। ये यहाँ पे पूरी पार्ट मैं बता देती हूँ। अच्छा, इस चैप्टर में हम बात करते हैं, इट ऑल्सो शोज हाउ द फार्मर्स वर फोर्स्ड इनटू एन एंशिएंट अरेंजमेंट ऑफ शेयर क्रॉपिंग। शेयर क्रॉपिंग का मतलब आजकल जैसे शेयर कैब्स चलती है, शेयर कैब्स में क्या देखते हो, एक कैब है उसके अंदर जैसे कि सबको दिल्ली जाना है, अपने को तीनों को दिल्ली जाना है, तो तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रही हूँ, वो भी चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उस कैब को शेयर करते हुए जा रहे हैं, यानी कि आपने भी थोड़े रुपए दिए, मैंने भी थोड़े रुपए दिए, उसने भी रुपए दिए। ठीक है, अब एक्चुअली पेमेंट हमने किसको किया है, कंपनी को किया है जिसकी वो कैब है, उसको तो मजे आ गए क्योंकि उसको 3 जनों ने यहाँ पे पेमेंट किया। यही शेयर क्रॉपिंग होती है, समझ लो। शेयर क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि आप एक जगह पर क्रॉपिंग करते हो, वो भी अलग अलग चीजों की क्रॉपिंग करते हो, लेकिन उसमें से एक पार्ट फिक्स कर दिया गया है कि ये पार्ट पे तो इंडिगो की ही क्रॉपिंग होगी और इसका आपको रुपया भी देना पड़ेगा जमींदार को, ये अलग से उनके ऊपर इंपोज किया गया था। तो ये जो चैप्टर है ये डील करता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। ये दोनों वर्ड्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, गांधी जी आखिरकार पहुंचते हैं वहां पर और सुनते हैं सबकी बातें। देन ही मेड, वो क्या करते हैं गांधी जी, वो वहां जाकर के जब सबकी बातें सुनते हैं तो सबसे पहले तो वो लॉयर्स को स्कोल्ड करते हैं कि लॉयर्स तुम पैसा खा रहे हो इन पीजेंट्स का, इसके बाद में भी तुम उन लोगों को हक नहीं दिला सकते हो। तो लॉयर्स पहले तो उनके अपोजिट हो जाते हैं, बट फिर उसके बाद में जब जेल जाने की बात आती है तो लॉयर कहते हैं कि अगर महात्मा गांधी जी को जेल जाना पड़ा तो हम भी जेल जाएंगे, ऐसा करके बात आता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जहां पे रोका जाता है, बार बार गांधी जी को रोका जाता है कि आप वापस चले जाइए चंपारण से, आप आगे मत बढ़िए, आप वापस चले जाइए चंपारण से, लेकिन महात्मा गांधी जी चंपारण छोड़ करके मोतीहारी वापस नहीं जाते हैं और वो इस केस में कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते रहते हैं। तो हियरिंग होती है फिर वहां पे, मतलब पुलिस उनको पकड़ती भी है और पुलिस उनके साथ में मिसबिहेव भी करती है, लेकिन आखिरकार जाके जज के सामने क्या होती है, हियरिंग होती है। हियरिंग में वो सारी बातें बता देते हैं कि हमको इतना परसेंट चाहिए, पहले वो 50% पे आते हैं, लेकिन आखिरकार ब्रिटिशर्स उनको 25% तक की ही पार्ट में हाँ बोल देता है कि ठीक है हम 25% आप लोगों को, मतलब कि जो पीजेंट्स हैं उनको दे देंगे। बट बात होती क्या है, यहाँ पे उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको कितना पैसा मिल रहा है, यहाँ पे गांधी जी के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को झुका दिया, उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना जो डिसीजन उन्होंने लिया है उससे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। ये पूरी बातें यहाँ पे बताई गई है। ओके, चलिए ये रहा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हुए, व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू कोर्ट वाज यूजलेस। कोर्ट में जब ये गया था केस तो उन्होंने क्यों कहा था कि ये यूजलेस केस है, क्योंकि इट वाज इन बिटवीन, ये बात किस किस के बीच में हो रही थी, अगर ये बात करें तो ये किसके बीच में हो रही थी, फार्मर्स के बीच में और जमींदार्स के बीच में हो रही थी। तो इसे कोर्ट में ले जाकर के बिल्कुल टाइम वेस्ट ही किया गया था, लॉयर्स पैसा कमा रहे थे। हाउ डिड द चंपारण पीजेंट्स रिएक्ट व्हेन दे हर्ड दैट अ महात्मा हैड कम टू हेल्प देम।
वो जो चंपारण के जो सारे पीजेंट थे ना, उन्होंने कैसे, वो बहुत खुश हो गए थे। उनको लगा था कि वो ऑलरेडी जीतने वाले हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि महात्मा गांधी आ रहे हैं उनके सपोर्ट के लिए, तो उन्होंने सोच ही लिया था, ठान ही लिया था कि अब तो हम जीत ही गए हैं। सो दे वर रियली वेरी हैप्पी। व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? एज आई टोल्ड यू, उन्हें क्यों लगा कि ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ में? क्योंकि उन्होंने इसी के थ्रू पहली बार ब्रिटिशर्स को क्या किया था, झुकाया था, उनको अपना डिसीजन से पीछे हटने के लिए मतलब मजबूर किया था। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जहां पे उन्हें लगा दिस इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट, और यहां से अब ब्रिटिशर्स की जो पावर है वो कम होती जाएगी, राइट? चलिए, मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पोएट्स एंड पैनकेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज, वेरी लॉन्ग चैप्टर इट इज। यहां पे अगर हम बात करें तो मेजरली किसके बारे में बताया, एक मेकअप स्टूडियो के बारे में बताया गया है, और वहां कैसे वर्किंग चलती है, कैसे काम चलता है, उन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताया गया। सो एक जेमिनी स्टूडियो है, जेमिनी स्टूडियो जो लोकेटेड है कहां पे, मद्रास, चेन्नई के अंदर, उसके बारे में पूरा बताया गया है। राइटर यहाँ पे रिकाउंट करते हैं अपने ईयर्स को इन द कंपनी, मतलब याद करते हैं अपने टाइम को कि वो कितने टाइम तक वहां पे उस कंपनी में अपनी सर्विसेज दिया करते थे। आई थिंक बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ रही है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज, लाइक आई एम फीलिंग। भाई कोई क्वेश्चंस हो तुम लोगों के, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा, बिकॉज आई विल रीड इट लेटर, मैं बाद में जरूर से पढ़ूंगी, और जो भी अपकमिंग हमारी लाइव क्लास होगी उसमें मैं तुमको उन सब क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, डेफिनेटली ये याद रखें। चलिए, द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ द बिल्डिंग, दैट वॉज बिलीव्ड। ये मेकअप डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ था, अपस्टेयर्स, ऊपर सीढ़ियां चढ़ के था, और वो ही जो था वो दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लिव्स स्टेबल्स। वो क्या है ये याद रखना है, रॉबर्ट क्लिव्स का स्टेबल है ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पैनकेक की बात करते हैं, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप, है ना। मेकअप का जो मटेरियल होता है, अगर आप में से किसी ने देखा हो, कोई मेकअप में इंटरेस्ट रखता हो, या मम्मी पापा भाई बहन कोई भी उनमें से वो इंटरेस्ट के साथ में यूज करते, तो उनके पास में पैनकेक होता है, उनसे पूछ लेना मेकअप में पैनकेक क्या होता है। पहले फाउंडेशन का पाउडर आता था, वैसा वैसा पैनकेक होता है। तो यहाँ पे उस मटीरियल के लिए ये नाम लिया गया था बाय द आर्टिस्ट इन जेमिनी स्टूडियोज। तो जेमिनी स्टूडियोज में पैनकेक का क्या यूज है ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये लाइन पूरी समझा दी है। मेकअप रूम जो था हैड द लुक of a hair cutting salon with incandescent lights all angles, around half a dozen large mirrors. Writer speaks about the fiery misery of those subjected to makeup. आपने देखा होगा, अगर आपने कभी फैशन मूवी देखी है या दैट काइंड ऑफ मूवीज देखी है जहाँ पे, या फिर आपने सेलिब्रिटीज की जो वो वैन है वो देखी है, कोई भी चीजें ऐसी देखी, तो आपको याद आएगा कि डेफिनेटली उनके क्या होता है, एक मिरर होता है, मिरर के पास में बहुत सारी लाइट्स बहुत सारी लाइट्स होती है वहां पे, और वहां पे एक लाइक लाइन में सब मेकअप का सामान पड़ा होता है। एंड ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग कहाँ जाते हो, बाल कटवाने जाते हो ना, तो जब आप हेयर सैलून में जाते हो या मेकअप करवाने जाते हो कुछ भी, तो आप देखते हो वहां पे कितनी चमक धमक होती है, कितनी लाइटिंग होती है, बिल्कुल वहां का सिनेरियो ही अलग होता है। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। फिर आता है कि वहां पे ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द डिपार्टमेंट एंड अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर जो है, फिर उनका जो ऑर्डर्स है उसको फॉलो किया जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके जो चलता है उसे क्या कहते हैं, हायरार्की चलता। तो वहां पे हायरार्की का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। जब वहां पे भीड़ आ जाती थी तो उसको संभालने का काम कौन करता है, ऑफिस बॉय करता था इन हिज अर्ली 40s। और जो ऑफिस बॉय है वो अपनी अर्ली 40s में था। अब मेन पर्सन आता है, ये जो ऑफिस बॉय है ना, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? क्योंकि ये वहां पर ऑफिस बॉय बनने थोड़ी ना आया, ये वहां भीड़ को संभालने थोड़ी आया, ये वहां पे खुद एक राइटर, खुद एक एक्टर बनने के लिए आया था। लेकिन बिकॉज कि वो 40 एज का हो चुका है, तो इसके कारण से उसे क्या करना पड़ रहा है, ये काम करना पड़ रहा है। और इसका नाम क्या है, इसका पूरा नाम याद रहे ना रहे, इसका इतना सा नाम याद जरूर से रखना, सुब्बू। इसका नाम क्या है, सुब्बू। और दैट्स वाई ये हमेशा ही एंगर में दिखाई देता है। लेकिन अब एंगर का करे क्या, ये गुस्से का करे क्या, है ना। सो ऑथर्स जॉब वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग एंड स्टोर देम इन फाइल्स। अब ऑथर का क्या जॉब होता था, जो भी न्यूज़पेपर में कटआउट्स आते हैं उन कटआउट्स को काट करके फाइल बनाना। मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग द बॉय दैट इज ऑफिस बॉय थॉट दैट ऑथर वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। इवन जो ऑफिस बॉय
बॉय है और बाकी सारे लोग हैं वो यही सोचते थे जो ऑथर है ना वो कुछ नहीं करते, नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब कुछ नहीं, बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं, उनका काम कुछ नहीं करना। यहाँ ऑथर का नाम बताया है एस वसंत जो है यही तो एडिटर है तमिल वीकली इसके आनंदा विकाटना का, एंड ही वाज द ओनर ऑफ द स्टूडियो। ये कौन थे? ओनर। एस वसंत जो है वही ओनर है। एंड सुब्बो वाज नंबर 2, सुब्बो वाज नंबर 2। सुब्बो एक ब्राह्मण, जैसे पहले भी बता चुके हैं, ब्राह्मण था एंड हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स। ही कुड बी इंस्पायर्ड, उसे इंस्पायर किया जा सकता है व्हेन कमांडेड, जब वो उसे कोई भी कमांड मिलता है, कोई काम करने को मिलता है तो उससे इंस्पिरेशन भी ली जा सकती है। ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स एंड हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड एन एक्टर, had genuine love for others and he was charitable as well, always seen। तो ये पूरा पार्ट जो है तुम्हारा, ये पूरा क्या हो गया? कैरेक्टर स्केच हो गया। किसका कैरेक्टर स्केच है ये तुम्हारा सुब्बो का कैरेक्टर स्केच है। सुब्बू जो है उसका कैरेक्टर स्केच में पूरा पार्ट लिख सकते हैं यहाँ पे आप। जो स्टोरी डिपार्टमेंट असेंबली है वो पोएट्स और राइटर्स के लिए, और वहां पे वो लोग क्या पहना करते थे? खादी पहना करते थे। एक लॉयर है, लॉयर के बारे में जिसे जो कि लीगल एडवाइजर है वहां पे, उसके बारे में बताया। ही रेफर टू एज द अपोजिट कॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट करियर ऑफ द टैलेंटेड एक्ट्रेस, लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस। वो अकेला सा ही रहता था, हेल्पलेस लगता था। मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, उसके अंदर कोई भी लॉजिक वाला दिमाग वाला नहीं। इन अ क्राउड, ठीक है, ऑफ अ ड्रीमर्स, तो सपने देखने वाले जो भीड़ होती है उसके अंदर उसका जो दिमाग था वो कैसा था? he was of a man of a cold logic दिमाग। क्लोज टू द बॉस, लेकिन बॉस के बहुत ज्यादा पास में था। he used to wear pants पहना करता था, कोट और टाई पहन के। एडवोकेट है तो पूरी वैसी ड्रेसिंग होती थी उसकी। एंड अटैच टू द स्टोरी डिपार्टमेंट, लॉस्ट हिज जॉब व्हेन द स्टोरी डिपार्टमेंट वाज क्लोज डाउन। और वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, लेकिन जब स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया तो उसकी भी जॉब चली गई। फिर आते हैं जेमिनी स्टूडियोज के बारे में। एक ये फेवरेट हॉन्ट है, फेवरेट प्लेस है किसके लिए? पोएट्स के लिए। एक्सीलेंट मेस है which supplied good coffee, Congress rule meant prohibitions, almost everyone radiated leisure there and wore khadi, worshipped Gandhi there and averse to communism। ये सारे पॉइंट्स बता दिए कि जेमिनी स्टूडियो की वाइब्स क्या थी, जेमिनी स्टूडियो में लोग कैसे थे, वहां पे कौन कौन आया करते थे, पोएट्स आया करते थे। कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन, वहां पे उसका प्रोहिबिशन था, निषेध था। सब जने वहां पे आकर के अपनी लेजर लाइफ जो है उसके बारे में बातचीत करते थे, और सब जने खादी पहना करते थे। गांधी जी, क्योंकि गांधी जी को फॉलोवर है तो खादी एंड गांधी जी दोनों एक साथ आ गए हैं। और अवर्स थे, मतलब जस्ट अवर्स टू कम्युनिज्म वाली पार्ट आ गई। विजिट टू MRA, MRA क्या है? MRA अ काइंड ऑफ अ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। MRA क्या है? इट इज अ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। ये कब हुआ? 1952 में हुआ। ईयर याद रखना है जरूर से। इट प्रेजेंटेड 2 प्लेस, इसके अंदर क्या हुए थे? 2 प्लेस, द फॉरगॉटन फैक्टर एंड जोथम वैली। ये दोनों ही याद रखने हैं आपको। ये प्रोफेशनल मैनर में प्रेजेंट किए गए थे एंड इम्प्रेस्ड मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी। और इन दोनों ही प्लेस की वजह से ये, मतलब वहां पे तमिल के जो लोग हैं और मद्रास के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, वो कम्युनिटी ही पूरी इंप्रेस हो गई। अनदर विजिटर कौन है? एक पोएट फ्रॉम इंग्लैंड है जो कि टॉल, लंबा सा आदमी है, वेरी इंग्लिश मैन एंड एड्रेस्ड अ मोर डैश्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। अब क्या हुआ? एक आदमी आता है, वो अपने अलग ही एक्सेंट में बात करता है। अब वहां पे ऑडियंस में बात करें या हम क्राउड की बात करें तो जो क्राउड है उसको या तो क्या है, साउथ वाली लैंग्वेज आती है, तमिल लैंग्वेज आती है, या इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश इतनी नहीं आती है कि आप अपने एक्सेंट में, लाइक आई ऑल्सो नो इंग्लिश बट आई कांट गो फ्लुएंट विद द इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाई शुड आई? बिकॉज आई नो कि आपका और मेरा जो है अभी उतना सेम पेस नहीं है ना। अगर मैं अपनी फ्लुएंट नेटिव जो स्पीकर्स वाली लैंग्वेज है उसमें ही बोलना शुरू कर दूं तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आपको समझाने के लिए आपकी तरह बनती हूँ, आपकी भाषा में बात करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ बट अपोजिट है, यहाँ वो इंग्लिश वाला ना अपने एक्सेंट में ही बात कर रहा होता है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, तो वो इंग्लिश में ही मतलब कंटिन्यूसली बोलता रहता है। इसकी वजह से वहां पे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। इट वॉज लाइट अनएक्सप्लेन्ड एंड it was a mystery for everyone. Staff did not know whether he was a poet or an editor. Even staff को भी नहीं पता चलता है कि वो क्या है। ऑथर का कन्विक्शन की बात करते हैं अबाउट प्रोज राइटर्स। प्रोज राइटिंग जो है इट इज फॉर द patient, persistent and persevering drudge. Short story contest by a British periodical जिसका नाम क्या है? The Encounter. It was found in the British Council Library, almost untouched by readers. It was not touched by readers. Discovered किसने? Stephen Spender and he was the editor. जो points मैंने यहाँ underline किए हैं आपको as it is learn करना है बेटा। I know जो poets and pancakes है वो थोड़ी सी difficult chapter है, but ये जो as it is वाले part है ना, इसको आप fact की तरीके से, events की तरीके से जैसा मन करे वैसा एज इट इज लर्न कर लो।
देन ऑथर वहां पे क्या लाते हैं, द गॉड दैट फील्ड ईयर्स लेटर 6 ऐसे डिस्क्राइबिंग, वो डिस्क्राइब करते हैं डिसइल्यूजनमेंट ऑफ 6 एमिटमेंट मैन ऑफ लेटर्स, जिसके अंदर कम्युनिज्म, साथ ही साथ में स्टीफन स्पेंडर वन अमंग देम, है ना। एंड ऑथर सडनली रियलाइज करते हैं द रिलेवेंस ऑफ हिज विजिट टू जेमिनी स्टूडियोज। उस दिन उन्हें पता चलता है कि वाई ही इज अ पार्ट ऑफ अ जेमिनी स्टूडियोज, क्योंकि उन्होंने ये सारी जो स्टोरी एसेज लिखा है उससे उनको रियलाइजेशन भी हो जाता है। यहाँ हमारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम पोएट्स एंड पैनकेक्स में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देख लो। अशोक मित्रन का स्टाइल के बारे में बताना है आपको कि वो कैसी कैसी राइटिंग्स लिखते थे, अभी हमने देखा है उनका कितने 6 स्टाइल्स बताए हैं उन्होंने यहाँ पे। साथ ही साथ में डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेकअप रूम, मेकअप रूम के बारे में शुरुआत में बता दिया था, स्टार्टिंग ही मेकअप रूम से की थी हमने। देन आता है व्हाट डज अशोक मित्रन्स नरेटिव इन पोएट्स एंड पैनकेक्स डेमोन्स्ट्रेट अबाउट सुब्बू। सुब्बू को अभी मैंने आंसर बता दिया, कैरेक्टर स्केच, कि कैसे अशोक मित्रन ने बताया पोएट एंड पैनकेक्स में किसका नरेटिव दिया है, सुब्बू का। तो मैंने सारे आंसर्स आपको यहां से बताए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर्स के हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हारी समरी लाई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। समरी तो मैं पूरा ही बताऊंगी, समझाऊंगी तो मैं तुम्हें पूरा ही, लेकिन देखो तुम जो भी देखोगे क्वेश्चंस, ये वही क्वेश्चंस हैं जहां तुम्हारी समरी में से सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गो बाय दिस पार्ट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन तुम्हें पढ़ना है बेटा। ये सारी चीजें अगर मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ तो तुम अपने आप के लिए तो कर सकते हो ना। एक बार ही तो करना है, एक बार ही तो करना है। एग्जाम के बाद में तुम्हें कोई वापस से ये चैप्टर्स ये रीड करने को नहीं बोलेगा, और उस वक्त तुम्हें बहुत मजा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग का मजा आता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइक एग्जाम्स, तो वो सोशल नॉवेल्स पढ़ लें क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मेरे साथ अप्रोच भी करते हैं कि मैम कौन सी नॉवल पढ़नी चाहिए टू इंक्रीज माई इंग्लिश वोकैबुलरी, टू स्पीक इंग्लिश मोर, तो मैं कौन सी नॉवेल्स पढ़ूँ एंड काइंड ऑफ थिंग्स। तब आएगा मजा, है ना, तब मजा आएगा आपको, क्योंकि वो इंटरेस्ट जागेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि लाइक हमारे ऊपर एक ना जबरदस्ती थोप दिया गया है ये काम करने को, बट नहीं, दिस इज द पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड लास्ट चैप्टर, एंड द सेकंड लास्ट चैप्टर नेम इज द इंटरव्यू। कौन सा चैप्टर है हमारा, द इंटरव्यू चैप्टर है। यहाँ पे ये जो लेसन है ये स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू इंटरव्यू एज अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का कॉमन प्लेस है जहां पे इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। कहाँ, इट वॉज लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो। तो इन्वेंशन कहाँ कब हुआ था, अगर हम इसकी बात करें तो 130 ईयर्स अगो हुआ था। इसके अंदर ऑथर जो है वो बताते हैं इट इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग दैट पीपल हैव वेरी डिस्टिंक्ट ओपिनियंस अबाउट द यूजेज ऑफ इंटरव्यू। यूजेज ऑफ इंटरव्यू का मतलब क्या है कि इंटरव्यू को कैसे हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। जो हम बात करते हैं आज के इंटरव्यूज की, आजकल के इंटरव्यूज, तो वहां पे आप देखते हो कभी भी कुछ भी कैसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, फिर उनके अगर आंसर्स उल्टे सीधे आ जाते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है, राइट। तो इंटरव्यू से इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो इंटरव्यूज से बचते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो बहुत जानबूझ करके, राखी सावंत एंड काइंड ऑफ पीपल, वो तो आ करके खुद से जानबूझ के, उनका कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा होता है तो भी वो आकर के कुछ ना कुछ बोल करके चले जाते हैं। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। सम थिंक ऑफ इट इन हाईएस्ट फॉर्म वेयर एज सम पीपल कांट स्टैंड बीइंग इंटरव्यूड। आ गया यही पार्ट कि किसी को ये सबसे अच्छा पार्ट लगता है और कोई तो इंटरव्यू दे ही नहीं सकते हैं। इंटरव्यू लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन, क्योंकि इंटरव्यू में जो भी बोला गया है, जो भी बताया जाता है, वो एक तो उनकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा चले जाते हैं और ये लास्टिंग इंप्रेशन होता है, ठीक है। व्हेन परसेप्शंस आर मेड अबाउट अ सर्टेन पर्सन, और उसी ने जो भी बोला है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको समझ करके उसको परसेप्शन बना लेते हैं कि अच्छा इसने ऐसा बोला है, दैट मीन्स ये ऐसा काइंड ऑफ अ पर्सन है, ठीक है। फेमस सेलिब्रिटीज, राइटर्स, आर्टिस्ट, ये जो सब जने हैं इनको क्रिटिसाइज करते हैं हम इंटरव्यू के बेसिस पे। जैसे अभी रिसेंटली अगर मुझे बात याद है तो दीपिका पादुकोण की क्या हो गया, अगर उन्होंने चीज बोली है जो है सच्चाई, उन्होंने अगर बताई भी है, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं बताते हो किसी से, लेकिन ट्रूली यू नो कि आपने कब कहाँ क्या गड़बड़ किया था। एनीथिंग इट कुड बी, बस आप छुपा रहे हो और कोई बता रहा है, यही तो फर्क है। चोरी सब करते हैं, इन माई लाइफ आई से दैट, चोरी सब करते हैं, है ना, कोई बता करके करता है, कोई छुपा करके करता है। सो काइंड ऑफ थिंग्स जो है इंटरव्यू पे किसी ने बोल दिया है तो हमने उनको ट्रोल कर दिया है। अगर वहीं पे वो सीधी सादी सावित्री सा काइंड ऑफ अ पर्सन बन के आते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो हम मतलब फेक अगर हम बात करें तो फेकिज्म को बढ़ाते हैं, तो हम लोगों को बहुत सही लगते हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ रुडयार्ड किपलिंग के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बता दूं, जो द जंगल बुक है, वो जंगल बुक किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। उनकी वाइफ ने लिखा इन हर डायरी, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि कैसे जब वो बॉस्टन में थी तब वहां पे 2 रिपोर्टर्स ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया, सब कुछ रूइन कर दिया था, एवरीथिंग। किपलिंग कंसिडर इंटरव्यूइंग एज एन असॉल्ट, और तब से ही उनके दिमाग में आ गया कि ये तो असॉल्ट है, दैट मीन्स कि ये हमारे ऊपर एक आरोप लगाने वाला क्रिमिनल काम है, ये अ क्राइम दैट शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट,
और ऐसा क्राइम है जो कि पनिशमेंट को बुलावा देता है कि आपको पनिशमेंट दिया। ही बिलीव्स दैट अ रिस्पेक्टेबल मैन वुड नेवर आस्क और गिव एन इंटरव्यू। उसे लगता है कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन होगा वो कभी भी इंटरव्यू नहीं देगा। देन यहाँ पे आपको ये पूरी चीज बताई है किसके बारे में, जो एक्सर्प्ट है किसके बीच में है, ये मुकुंद और उम्बर्टू इको के बीच में, इसके बारे में बताया है। ओके, तो उम्बर्टू इको के बारे में मैं बता देती हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी किसकी, ऑफ बोल्गना। कहाँ है ये, इटली में। इन्होंने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है फॉर्मिडेबल रेप्यूटेशन एज अ स्कॉलर ऑफ हिज आइडियाज ऑन सिमियोटिक्स। सिमियोटिक्स की बात करते तो ये क्या होती है, स्टडी ऑफ साइंस। जैसे कि किसी को समझाना होता है तो हम इस तरीके से कुछ साइन लैंग्वेज में बताते हैं, तो उन्होंने उस चीज में अपना नाम रोशन किया हुआ। अब क्या होता है, लिटरली इंटरप्रिटेशन और मिडाइवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग अ फिक्शन। अब ये सब ऑलरेडी उन्होंने क्या कर लिया अपनी लाइफ में, ही इज रिनोन्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। अब वो राइटिंग की तरफ जाते हैं। कौन की बात करें, उम्बर्टू इको के बारे में बात करते हैं। देन देयर वाज एन इंटरव्यू अराउंड द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल। उन्होंने एक नॉवल लिखी थी उम्बर्टो इको ने, वन दैट नेम ऑफ द नॉवल वाज द नेम ऑफ द रोज। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई, हद से ज्यादा फेमस हो गई, इसकी इतनी ज्यादा कॉपीज जो है वो मार्केट में बिक गई। अब उम्बर्टो इको से पूछा गया कि व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट, तो ये यहाँ पे उम्बर्टो इको कहते हैं कि इट वाज जस्ट एन कोइंसिडेंट, इट वाज जस्ट एन कोइंसिडेंट। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये राइट टाइम पे बस पब्लिश हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी जो सारे लोग काम कर रहे हैं वही मैं भी काम कर रहा हूँ, बाकी इसमें मेरा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। ये सारी चीजें उन्होंने इंटरव्यू में बोली थी। ठीक है, नाउ उम्बर्टो आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज एन अकेडमिक स्कॉलर, जो कि अटेंड करते हैं अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं जब भी वीकेंड्स की बात होती है। नॉवेल्स कब लिखते हैं, सिर्फ संडे को नॉवेल्स लिखते हैं वो। एंड डजंट बॉदर हिम दैट ही इज आइडेंटिफाइड बाय अदर एज अ नॉवेलिस्ट एंड नॉट अ स्कॉलर। उनको लोग स्कॉलर नहीं समझते हैं, उनको क्या समझते हैं, नॉवेलिस्ट समझते हैं। तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चलो जो भी तुम्हें समझना है, बिकॉज ही नो दैट इट इज डिफिकल्ट टू रीच मिलियंस ऑफ पीपल विद स्कॉलरली वर्क। चलिए, वो बिलीव करते हैं दैट एम्प्टी स्पेसेस इन वंस लाइफ जस्ट लाइक दैट आर एम्प्टी स्पेसेस इन एटम्स एंड द यूनिवर्स। ये वाली पार्ट मेरे को बहुत ही प्यारी लगी थी कि उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने ये बात बोली कि जैसे एटम्स होते हैं, है ना, या फिर यूनिवर्स में खाली जगह है ना, वही खाली जगह है वो एक पर्सन के लाइफ में होती है। एक कोई भी पर्सन है उसकी लाइफ में वही उतनी ही खाली जगह होती है जितनी आपको खाली जगह एटम में या फिर यूनिवर्स में दिखाई देती है। ही कॉल्स देम वो उनको क्या बुलाते हैं, इंटरसिटीज बुलाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क इज डन ड्यूरिंग दैट टाइम। टॉकिंग, और जब वो खाली टाइम होता है ना, उसी वक्त हमारा सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है। टॉकिंग अबाउट हिज नॉवल, अगर हम उसकी नॉवल की बात करते तो वो कहते हैं इट इज नॉट एन इजी रेड, कि जो मेरी नॉवल है वो इजी रेड नहीं है, मतलब कि आपने पढ़ा और समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। इट हैज अ डिटेक्टिव एस्पेक्ट, उसमें क्या है, डिटेक्टिव एस्पेक्ट है, मतलब जासूसी वाला जो काम है वो है। अलॉन्ग विद मेटाफिजिक्स, उसमें बताया, थियोलॉजी बताई है, मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें हमने रीड कर ली अबाउट दिस पार्ट। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा जो इंपॉर्टेंट है, अदर देन सेलिब्रिटीज व्हाट डू सम पीपल थिंक अबाउट एन इंटरव्यू। अगर हम सेलिब्रिटीज के अलावा बाकी लोगों की बात करें तो उनके क्या व्यूज हैं आपको बताना है। तो इसमें आप अपने भी व्यूज ऐड कर सकते हैं, नो डाउटेडली। व्हाट मेड द नेम ऑफ रोज अ हाईली सक्सेसफुल नॉवल, जैसे मैंने बोला था, उन्होंने कहा कि ये जो द नेम ऑफ द रोज है ये राइट टाइम पे पब्लिश हो गई थी। इट वॉज द मतलब मेजर रोल किसका था, टाइम का था। दैट्स वाई इट वॉज हाईली सक्सेसफुल नॉवल। हाउ कैन वी से दैट उम्बर्टो इको हैड अ वाइड रेंज ऑफ राइटिंग, क्योंकि देखो हमने देखा था यहाँ पे कि वो मेटाफिजिक्स भी लिखते थे, डिटेक्टिव एस्पेक्ट्स भी लिखते थे, थियोलॉजी, मिडाइवल हिस्ट्री। तो ये सारी क्या है, ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में वो अपने राइटिंग्स में लिखते थे। दैट्स वाई वो एक वाइड रेंज ऑफ राइटिंग में लिखते थे। लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक फ्लेमिंगो का हमारा लास्ट चैप्टर आता है गोइंग प्लेसेस। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है, मुझे जो मेन कैरेक्टर लगते हैं वो सोफिया है। सोफिया कौन है, एक स्कूल गोइंग टीनेजर होती है जो कि अनरियलिस्टिक लाइफ में जीती है और वो सिर्फ इमेजिनेशन करती है कि ऐसा होगा वैसा काइंड ऑफ थिंग। देन जेंजी जो कि सोफिया की फ्रेंड है, क्लासमेट भी है। जियोफ कौन है, जियोफ जो सोफिया का भाई है, एल्डर ब्रदर है अगर हम बात करें तो, ठीक है। एंड डेरेक कौन है, डेरेक एक यंगर ब्रदर है सोफिया का। तो जियोफ और डेरेक ये दोनों ही उसके भाई हैं। डेनी कैसी से, जिससे वो लाइक करती है, एक आयरिश फुटबॉलर प्लेयर है, लेकिन ये बेसिकली इनका रोल क्या है कि सोफिया इसे लाइक करती है। टॉमी फिनी के बारे में भी आएगा, एक ग्रेट फुटबॉलर प्लेयर है, यूनाइटेड नेम ऑफ द फुटबॉल टीम है, फादर एंड मदर ऑफ सोफिया, ये सब है। अब मेजर जो स्टोरी है वो किस किस के बीच में घूमती है, सोफिया है, जियोफ के बारे में और साथ ही साथ में जेंजी, ये ही तीन कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में ज्यादा बताया। डेनी केसी के बारे में बार बार यही बताया जाता है कि ही इज नॉट गोइंग टू अप्रोच हर, वो उससे प्यार व्यार नहीं करेगा बिकॉज ही इज आयरिश फुटबॉल प्लेयर। ओके,
सो लेसन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द अडोलेसेंट फैंटेसीज एंड हीरोशिप। यही पे तुम्हारा आंसर का 100% मार्क मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तुमने स्टार्टिंग ये लिख दी दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गोइंग प्लेसेस एंड दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट अडोलेसेंट फैंटेसीज एंड हीरो वर्शिप, खत्म हो गई बात वहीं पे। एग्जामिनर फ्लैट होके तुम्हें पूरे मार्क्स दे देगा। सोफी एंड जेंसी आर बोथ इन द लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल एंड बोथ न्यू दैट दे वर destined to work in the biscuit factory। अब सोफी को करना नहीं है बिस्किट फैक्ट्री में काम, इन दोनों को पता है कि अब ये लास्ट ईयर है उनके कॉलेज का और उसके बाद में अब उनको क्या करना है, जॉब करनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे, वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो उन्हें पता है कि उनको काम तो करना है। सोफी ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, ग्लैमर एंड ग्लोरी, ये सारी चीजों को ही वो दिमाग में रखा करती थी। उनका एम्बिशन नॉट टू बी रूटेड इन रियलिटी, उनका एम्बिशन कभी नहीं था कि मैं रियलिटी में, बट हैव नो रिलेशन विद द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। हमेशा ही वो जो हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ है उनसे दूर ही भागती थी, उनको सोचा ही नहीं करती थी। अगर इन कॉन्ट्रास्ट जेंसी की बात करें तो जेंसी जो है सोफिया की फ्रेंड थी, लेकिन वो रियलिस्टिक पर्सन थी और प्रैक्टिकल लड़की थी। सोफी का लिव्स इन अ मेल डोमिनेटेड फैमिली। सोफी के फैमिली में जैसे उनके फादर है, अगर हम बात करें उनके 2 ब्रदर है, तो एक मेल डोमिनेटेड फैमिली है, जहां पे उनकी मदर जो है वो एक शैडो है, सिर्फ एक शैडो की तरह वर्क कर रही है, मदर का कोई रोल नहीं है वहां पे। The men were football fans and the conversation around the dinner table was always about Danny Casey, their hero। तो डेनी केजी कौन है? हीरो है, एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर है जिसे पसंद करती है डेफिनेटली सोफिया। सोफिया wants some attention from her father and brother and telling them that she met Casey। अब वो बताना चाहती है, सबका अटेंशन लेना चाहती है, तो अटेंशन लेने के लिए वो झूठ बोलना चाहती है कि मैं तो केसी से मिली हूँ, मैं डेनी केसी से मिली हूँ, एंड हर वे ऑफ ड्रॉइंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स हर, ताकि वो सब उसको अटेंशन दे, बाकी की बातों के अलावा उसको भी अटेंशन मिले कि अच्छा तुम डेनी केसी से मिली हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो चाहे मनगढ़ंत बातें हो, अनरियलिस्टिक चीजें हो, लेकिन उसे वो अटेंशन चाहिए। बट शी कैरीज हर फैंटेसीज टू फार व्हेन शी स्टार्ट्स टू लिव देम। लेकिन उसकी जो फैंटेसीज है उसको वो दूर तक लेके चली जाती है, सोच सोच में ही कि हाँ वो एक्चुअली मिली है और डेनी केसी से मिली है, वहां पे वो उसका वेट कर रहा है, एंड काइंड ऑफ थिंग वो फैंटेसीज में चली जाती है। और फैंटेसीज से रोकता है कौन? जियोफ उसे, कि देखो हम वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यू शुड नॉट गो इनटू फैंटेसीज लाइक सो डीप, आपको प्रैक्टिकली जीनी चाहिए लाइफ। ओके, यहाँ पे आते हैं हमारे सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पे बात आती है सबसे पहले व्हाई डिड जेंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम हैविंग ड्रीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे जेंसी एक एज अ फ्रेंड एंड जस्ट अपोजिट टू द कैरेक्टर ऑफ सोफी, वो उसे कहती है कि आपको रियलिस्टिक लाइफ जीनी चाहिए, ना कि ड्रीम की लाइफ। Then why did Jency discourage Sophie from entertaining thoughts about the sports star Danny Casey? साथ ही साथ में डेनी केसी के बारे में भी सोचने के लिए मना करती है कि आपको डेनी केसी के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, he is a sports star and he is like out of our range, we can say। Thank you and ऑल द बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेरी तरफ से आप लोगों को हार्टली थैंक यू एज वेल एज ऑल द बेस्ट। अगर आपके अपकमिंग डेज में ही फ्लैमिंगो चैप्टर आएगा तो सारे ही, वैसे अपकमिंग डेज में ही एग्जाम है, तो फ्लैमिंगो में से यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पार्ट, समरी पार्ट, एवरीथिंग कैरेक्टर्स भी बता दिए हैं, तो यहाँ से बाहर अब कहीं नहीं आएगा, मैं ये क्वेश्चन आपको कह सकती हूँ। एट लास्टली आपसे एक बार यही कहना चाहूंगी, इस सेशन को 2 से 3 बार जरूर से देखिएगा बेटा। जब आप रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे और अपने आंसर्स लिखेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस खुद को आ जाएगा। मैं बोलूंगी उससे पहले आप खुद बता देंगे आंसर्स। ऐसा होगा कब होगा? जब आप अपने एफर्ट्स डालेंगे। डोंट टेक इट इजी कि इंग्लिश है कर लेंगे, वहां एग्जाम में बहुत बहुत मेहनत लगती है। एग्जाम में आंसर राइटिंग में आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बाय प्रैक्टिसिंग मीन्स आई वॉन्ट टू से राइटिंग योर आंसर्स। राइट योर आंसर्स एंड एक टाइमर के साथ में बैठ जाइए। अगर आप अपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 3 घंटे का टाइमर लगा करके उस 3 घंटे में ही आपको पूरा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। फिर देखिए कि कितना पार्ट आपसे नहीं हो पाया है, क्यों नहीं हो पाया है, एंड आपने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस वहां पे ड्रॉप कर दिए, किस वजह से ड्रॉप किया, क्या क्योंकि आप लिखने की हैबिट में नहीं है। बेटा मैं बार बार बोलती हूँ कि लिखने की हैबिट डालो, बिकॉज अगर आपने आज नहीं किया ना तो एग्जाम में वो हाथ दुख रहा है, नहीं लिख पा रहे, आता था फिर भी नहीं लिख पाया, वो वाली गलती नहीं करोगे, है ना। नहीं करना है हमें वो पार्ट, हमें करना ही नहीं है। हम आज ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना बताया आज ही इन सब में क्वेश्चंस वो बताए हैं उनके आंसर्स लिख दो, अपने आप को टेस्ट दे दो। इतने बड़े हो चुके हो कि अब तो आपके ऊपर किसी और का डोमिनेंस की जरूरत ही नहीं है, खुद के लिए करना है, खुद आंसर्स देंगे, खुद चेक कर लेंगे, एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो ऑन दिस नोट आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।